Good morning to all the viewers. Once again, it's my privilege and honor to be online and talking to you all. Like I said, Punjabi University has taken a great initiative. Our DGSC office has taken a great initiative, a wonderful initiative by which we can all connect while sitting at home and without exposing ourselves. अरुण है सेंड मी सर्टन क्वेश्चन मैं अरुण ने मेरे को कुछ सवाल भेजे हैं। मैं चाहूंगा कि जैसा मुझे डायरेक्ट किया गया है डॉक्टर साहब द्वारा कि पहले मैं क्वेश्चंस का जो आंसर है वो दूं, उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन हमारा उसको शुरू करूं। उस सेशन के बाद भी अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप साथ के साथ या तो ईमेल के द्वारा या किसी और माध्यम के द्वारा हमारे डॉक्टर साहब को या अरुण जी को भेजते रहे। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी पर्सन कैन इन्वेस्टिगेट और ही मे बी क्वालिफाइड फॉर सच टास्क। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी पर्सन कैन इन्वेस्टिगेट और ही मे बी क्वालिफाइड फॉर सच टास्क। वंडरफुल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी पर्सनल जो सा है, क्या वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है या उसके पास क्वालिफिकेशन है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं पहले सबसे पहले कहूंगा कि आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कोई भी इन्वेस्टिगेशन आपने करनी है, किसी एक्सीडेंट की है, इंसिडेंट की है, या किसी टाइप का कोई चैलेंज आपको लगता है जो कि आपको या आपके ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट करना और उसके रेमेडियल मेजर्स लेना हमारी सिक्योरिटी का एक वन ऑफ द टास्क है। जहां तक मैनेजमेंट जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, बिकॉज सिक्योरिटी सर्विसेज जनरली आउटसोर्स्ड बिजनेस है। आउटसोर्स बिजनेस का मतलब है, मैं एक बार समझाना चाहूंगा आपको यहाँ पे, जो आपके डायरेक्ट पेरोल के ऊपर नहीं है और आपने कॉन्ट्रैक्ट यानी एक एग्रीमेंट के द्वारा उस बिजनेस को आगे की दूसरी कंपनी को सौंपा है या आपने उसको दिया है। सिंस एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के तहत आप देखेंगे जनरली ये पार्ट होता है कि जो इंसिडेंट किसी टाइप का हो उसकी इन्वेस्टिगेशन करके और रिपोर्ट अपनी बना के मैनेजमेंट को देना या आपका जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसको देना सिक्योरिटी का एग्रीमेंट का एक अभिन्न हिस्सा होता है। इन्वेस्टिगेशन का बड़ा सिंपल मतलब है सर कि कोई हादसा जैसे मैंने बताया है या कोई किस्सा हुआ है, उसके जांच पड़ताल करना और रिपोर्ट बना के देना। मैं आगे की क्लास में मैं कोशिश करूंगा, आज अगर थोड़ा वक्त मिला तो मैं इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी एक छोटा सा एक आपको मैं क्लास लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसमें कुछ स्टेप्स हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर स्टेप्स हैं जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे और अपनी आपकी जो रिपोर्ट है वो अनबायस्ड या काफी सच्चाई के नजदीक बना पाएंगे। क्वेश्चन है, सिक्योरिटी का क्या टास्क है इन्वेस्टिगेशन में? बोलूंगा हाँ, 100% टास्क है सिक्योरिटी एजेंसीज का या सिक्योरिटी पर्सनल का। और क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है? बिल्कुल होना जरूरी है। कम से कम एटलीस्ट ट्रेनर्स का कोर्स क्या होना चाहिए, या अपने जो प्री ट्रेनिंग है एज पर द एक्ट, पसार एक्ट के बारे में आज हम लोग पसार एक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसको मुताबिक आपके पास क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पसार एक्ट 2005 इज नॉट इक्वल इन ऑल स्टेट्स। वंडरफुल क्वेश्चन, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन आई मस्ट से। सबसे पहले मैं इसका जवाब में आपसे सवाल पूछूंगा काउंटर कि ऐसा क्यों है। अगर पसार एक्ट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है 2005 में, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट 2005 में हमारे सरकार ने पास किया था उसको। उसके बाद 2006 के अंदर मॉडल रूल्स बना करके भी सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने दिए हैं और राज्य सरकार को बोला कि आप अपने राज्य के अंदर अपने तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। और अगर मॉडल रूल्स में आपको कोई चेंजेस लेके आने तो सेक्शन 25 के मुताबिक आप अपने मॉडल रूल्स के अंदर चेंजेस ला सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी स्टेट की जो पेक्युलर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उनको आप एड्रेस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है, क्यों पसार एक्ट सभी स्टेट्स में बराबर नहीं है, और है तो है या नहीं है? मैं बोलूंगा नहीं है। क्यों नहीं है? इसका सिंपल जवाब यह है कि पसार एक्ट जो सा है वो लॉ एंड ऑर्डर को एड्रेस करता है। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर हमेशा स्टेट का सब्जेक्ट रहा है। कल भी मैंने बात की थी इस बारे में।
अगर स्टेट फेल होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को की जिम्मेदारी बनती है। जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है या सक्षम है मेंटेन करने में अपनी पुलिस के द्वारा या अपनी फोर्सेस के द्वारा या अपने एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली वहां पे इंटरफेयर नहीं करती है। दैट मीन्स लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है। अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो अंडरस्टूड है कि प्राइवेट सिक्योरिटी भी स्टेट के अंदर आती है। इसका मतलब हर स्टेट ने अपनी अपनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी यानी कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी अपॉइंट की हुई है और अपने स्टेट में अपने विधानसभा में अपना कानून पारित करके अपने अपने स्टेट में लागू किया हुआ है। जनरली 2009 से और 2014 तक तकरीबन सारे भारत के अंदर ये एक्ट लागू हो चुका है स्टेट्स द्वारा। सो हर स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि डिफरेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे, इस कारण से हर स्टेट का सेपरेट लाइसेंस है और पसार एक्ट डिफरेंट तरीके से। जनरल जो स्पिरिट है वो पसार एक्ट की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसके ऊपर ही बेस्ड है और मॉडल रूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए उसी बेस्ड पे है। कुछ पेक्युलर रिक्वायरमेंट्स, कुछ पेक्युलर सिचुएशंस जो सी हैं वो अलग अलग स्टेट की डिफर करती हैं। इस कारण से पसार एक्ट डिफरेंट है अलग अलग स्टेट्स के अंदर। आई होप आई बीन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन तीसरा मेरे पास जो आया है, डॉक्टर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई बीच में कोई इंटरवेंशन है या कोई किसी टाइप का डाउट है, इफ समबडी वांट्स टू आस्क, इफ आई कुड बी टोल्ड, आई कांट रियली इंटरेक्ट विद द ऑडियंस। No issue, sir. I will be propagating you the questions from my Very side. fine, sir. Very fine, Thank you sir. very much, sir. Thank you, sir. Now, third question is, if any medical problem with the employees, then what is the role of security guard? मेरा समझने में जो आ रहा है वो ये है कि अगर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, सपोज आपकी ड्यूटी है किसी मॉल के अंदर, आप अचानक देखते हैं कि कोई आदमी या औरत आकर के फेंट हो गई आपके सामने, या आपको कोई इत्तला देता है कि भी आपके उस इलाके के अंदर आपके जो डिप्लॉयमेंट का एरिया है जहाँ पे, वहां पे कोई कैजुअलिटी या किसी टाइप का हादसा हो चुका है, तो आपका क्या फर्ज होगा? व्हाट इज द रोल ऑफ सिक्योरिटी गार्ड? बड़ा सिंपल रोल है। आपको ये क्लासेस जैसे मैंने बताया, जो प्राइवेट सिक्योरिटी के अंदर ट्रेनिंग कंपलसरी है, 20 दिन की ट्रेनिंग होनी चाहिए प्राइवेट जो सिविल गार्ड्स हैं, और 56 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए एक्स सर्विसमैन की। दैट मीन्स अगर एक्स सर्विसमैन भी एग्जेम्प्टेड नहीं है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है, जो जो एक्ट है बड़ा क्लियर है कि बगैर ट्रेनिंग के आप गार्ड डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं या आप यूनिफॉर्म इशू नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? बड़ा सिंपल रीजन है, आप पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो एंजॉय कर रहे हैं यूनिफॉर्म पहन करके, और आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक कानून को जो आपको ये एम्पावर करता है और आपकी सक्षमता को दर्शाता है कि आपके पास वो स्किल है, वो हुनर है आपकी ड्यूटी को खूबहू निभाने का। सो दैट मीन्स ये जो पार्ट है कि मेडिकल प्रॉब्लम है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ सिक्योरिटी गार्ड? सिंपल है, फर्स्ट एड उसका काम है, फर्स्ट एड देना उसकी ड्यूटी है, टास्क है उसका। और फर्स्ट एड के बाद साथ साथ जो है अपने सुपरवाइजर को इतला देना और जो वहां पे और ड्यूटी ऑफिसर्स हैं उनको इतला देना, ताकि आगे की वो कार्रवाई अपने तरीके से संभाल सके और कैजुअलिटी को टाइमली इवैक्यूएट कर सके। बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है सिक्योरिटी गार्ड का। ये नहीं कि आपके सामने कैजुअलिटी होती है या आप देखते हैं कोई इमरजेंसी है, आप अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ करके बैठ जाए या चले जाए वहां से और दाएं में अपने आप को बिजी दिखाने की कोशिश करें। ये आप अपने जो आपका जो विश्वास है उसको आप दगा देंगे और आप अपना जो कर्तव्य है उसके से पीछे हटेंगे। ये जरूरी है कि कभी भी किसी टाइप का आपको कोई लगता है कि भाई कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, उसको इमीडिएटली अटेंड करनी चाहिए। हम कई बार एग्जांपल देते हैं, लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कई बार एल्डरली जो सीनियर सिटीजन है या कोई किसी टाइप की जो पारंपरिक बीमारी से परेशान है, उनको कई बार मदद की जरूरत होती है। जैसे किसी को अस्थमा है, हालांकि उसके पर्स में या जेब के अंदर उसके पास उसकी अस्थमा का जो उनका इनहेलर्स है, लेकिन वो अपने आप में सक्षम नहीं है बिकॉज ऑफ दी ऑक्सीजन लेवल नीचे होने के कारण से, और वो मदद मांगता है और आप उसकी मदद ना करें तो हो सकता है कि उसकी जानलेवा खतरा हो सकता है। चौथा क्वेश्चन है साहब, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिक्योरिटी गार्ड आफ्टर अनटूवर्ड इंसिडेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। क्या रोल होगा सिक्योरिटी गार्ड का? हम बड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको छोटा से छोटे से सक्षम रूप से छोटा क्वेश्चन बना के आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है आपके, आप देखते हैं कोई इंट्रूडर आपके
कैंपस में आया हुआ है, 1 मिनट के लिए हम उदाहरण के तौर पे 1 मिनट में भी समझ जाएंगे इस चीज को। कोई इंट्रूडर आपके कैंपस में आया और आपकी ड्यूटी जो सी है कंट्रोल रूम के अंदर है, आप देखते हैं अपने सीसीटीवी कैमरा में कि कोई पैदल आदमी अंदर घूम रहा है अपने फैक्ट्री के अंदर या आपके मॉल के अंदर या जो हॉस्पिटल के अंदर जहां पे नहीं होना चाहिए। सो आप इमीडिएटली अपने वायरलेस सेट के द्वारा या कम्युनिकेशन, कोई भी जो आप कम्युनिकेशन का तरीका है उसके द्वारा आप अपने जो गार्ड का जो सुपरवाइजर है जिस एरिया का, उसको इत्तला देते हैं, जो कि वो फटाफट से जाकर के उसको नैप करते हैं और जो अगर गलती से आया हुआ उसको मार्गदर्शन करके बाहर भेजते हैं, और नहीं तो उसको आप डिटेन करते हैं और उसको पूछताछ करने के आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। अगर अनटूवर्ड इंसिडेंट की बात करें तो किसी टाइप का कोई हादसा हो गया है, कोई स्ट्राइक है या किसी टाइप का कोई चोरी है या किसी टाइप, आपका फर्ज बनता है इमीडिएटली जो सा है आपका जो ऊपर जो सुपरवाइजर है, जो ऊपर इंचार्ज है, उसके साथ संपर्क हो जाए और ताकि उनके पास जो रिसोर्सेस हैं उनको भी डिप्लॉय करके वो कम से कम जो इंसिडेंट हुआ है उस पर नुकसान हो, ये जरूरी है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रिक फायर इंसिडेंट हैपेंस इन अ फैक्ट्री देन व्हाट इज द रोल ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फायर हुई है साहब, सो पहला मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जनरली फायर 4 टाइप की होती है, हम लोग जो सिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फायर जो सी वो 5वें टाइप की फायर है, और मेरे फायर सेशन के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि छठी फायर भी है, वो कौन सी फायर होती है, 6 नंबर की फायर भी होती है, वो कौन सी फायर है। तो ए बी सी डी के बारे में तो हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फायर का पहले क्वेश्चन आ गया है हमारा सेशन होने से पहले। इलेक्ट्रिक फायर जहां तक सवाल है सब आप समझते हैं बिजली की फायर क्यों हुआ है, कोई छोटी मोटी स्पार्किंग हुई है या किसी टाइप का जो करंट को दिक्कत हुई है वहां पे जाकर के वो स्पार्किंग हुई है। जब स्पार्किंग होती है इलेक्ट्रिक फायर में, सबसे पहले तो आपने समझना है कि इलेक्ट्रिक फायर में जो मेन स्विच है, जो एमसी है, या आपका जो मेन कोई किसी टाइप का ग्रिड है, उसको स्विच ऑफ करना। बिकॉज इलेक्ट्रिक फायर जहां तक सवाल है आप समझते हैं वो कहीं पे भी स्पार्किंग अगर एक जगह शुरू होती है उसकी हीट के कारण से या उसके करंट के इंटरप्शन, जो करंट का जो पाथ है उसके इंटरप्शन के कारण से वो कहीं और जाकर के फैल सकती है और आपकी बिल्डिंग को खतरा हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को, प्रेमिसेस को खतरा हो सकता है। सो इलेक्ट्रिक फायर रोल ऑफ सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहला है जो आपका सोर्स है उसको काटना, यानी कि मेन स्विच है उसको बंद करना। अगर मेन स्विच आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कम से कम आपके रूम में या आपके आसपास जो स्विचेस है उनको ऑफ करना। दूसरी बात जहां तक सवाल है, इलेक्ट्रिक फायर को कभी भी नंगे हाथ या आप डायरेक्ट नहीं पकड़ते हैं और आप कोशिश करते हैं कि डिटैच करें, तारों को दूर कर सकें किसी भी लकड़ी के द्वारा, जो कि बेसिकली वो आपको कहीं पे करंट का आपको खतरा ना हो, ताकि बैड कंडक्टर्स होने चाहिए। इफ इलेक्ट्रिक फायर इंसिडेंट हैपेंस इन अ फैक्ट्री देन व्हाट इज द रोल ऑफ अ सिक्योरिटी गार्ड। जैसे मैंने बताया बड़ा सिंपल रोल है, अलार्म रेज करना, सबसे पहले फायर स्विच ऑफ करना जो फायर जो पॉइंट्स है ताकि उसका जो सोर्स है वो हो सके, और अलार्म रेज करना आप अपने सुपरवाइजर को या आपके जो जो साथी गार्ड्स हैं उनके द्वारा जल्दी से जल्दी अपनी मैनेजमेंट तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, और ताकि वो कंट्रोल हो सके और आगे फैलने से रोकी जा सके। Electric fire incidents happens. Sorry. Question number 6 is what is the height measurement and other requirement of girls in a PSS sector? प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर के अंदर मैंने बताया मेडिकल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्ट बड़ा क्लियर है, इसके अंदर मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए, आपकी हाइट है, आपके आंख कान जो आपके जो ड्यूटी करने में कोई भी बाधाएं जो ना दें, वो उस टाइप का मेडिकल है। मैं तो कहूंगा जैसे फौज में जवान का मेडिकल होता है वैसे प्राइवेट सिक्योरिटी के अंदर भी मेडिकल ऑथराइज्ड है और उसी टाइप का उतना ही सख्त ऑथराइज्ड है। हो सकता है कि आपने महसूस किया हो कि कई एजेंसी जो लॉ को फॉलो नहीं करती हैं और कोई हाइट में छोटे या हो सकता है कि थोड़ा जो इनकैपेसिटेटेड लोग बाग उनको भी गार्ड्स बना देते हैं, वो कानून के अगेंस्ट है। सो मेडिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि मेडिकल इंपॉर्टेंट है नहीं, हर 12 महीने में आपको मेडिकल का अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको मेडिकल के थ्रू लेके जाना आपकी लाइसेंस की जरूरत है, एक प्रीएम्प्टिव रिक्वायरमेंट्स है। जहां तक सवाल है मेडिकल का, वो एक एमबीबीएस डॉक्टर, रजिस्टर्ड डॉक्टर से होना चाहिए। जब आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं आप उस टाइम अपने साथ एक एग्रीमेंट देते हैं, उसका पार्ट ऑफ एप्लीकेशन है कि हम
ये डॉक्टर साहब हैं, एमबीबीएस रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इनके द्वारा हम अपनी कंपनी में मेडिकल करवाएंगे। और हर साल जो मेडिकल रिपोर्ट है वो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी यानी कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी तो सबमिट करेंगे। जहां तक मेडिकल का है, मैंने जैसा बताया बहुत सख्त मेडिकल है। इसके अंदर 160 सेंटीमीटर जो सी है मेल की मिनिमम हाइट होनी चाहिए और 150 सेंटीमीटर जो है फीमेल्स की होनी चाहिए। यानी कि हाइट प्रिस्क्राइब्ड है 150 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट होनी चाहिए, उससे नीचे हाइट आप गार्ड नहीं रख सकते। हाँ ऑफ कोर्स ऊपर तो आपकी, दैट इज योर चॉइस। हाउ टू, क्वेश्चन 7 है, हाउ टू बी प्रमोटेड आफ्टर स्टार्टिंग अ जॉब एज अ सिक्योरिटी गार्ड, व्हाट इज द स्कोप ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन का मेरा मतलब जो जो क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है उनका मतलब है कि आपका जो करियर पाथ है इसमें क्या ऑप्शन है। मैं आपको बड़ा सिंपल ये बताना चाहूंगा कि अब सिक्योरिटी इंडस्ट्री काफी हद तक ऑर्गेनाइज हो चुकी है, और मैं इस उदाहरण से आपको इसका जवाब देना चाहूंगा कि जैसे मेरे यहाँ पे हम लोग जो ऑलिव हेरिटेज में हम लोग लगातार ग्रुप 4 की सिक्योरिटी के एसोसिएट बने हुए हैं। पिछले 6 साल से हम लोग लगातार उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। हमने देखा है बड़ा क्लोजली, क्योंकि हम लोग ऑल इंडिया की ट्रेनिंग हमने उनकी संभाली हुई है एक तरह से। हमने बड़ा क्लोजली देखा है कि कई जगह, यहाँ पे गुड़गांव के अंदर भी जहां से मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि एक जो लड़का है वो गार्ड भर्ती होता है और अल्टीमेटली एक ब्रांच मैनेजर बनकर के रिटायर होता है। यानी कि करियर प्रोग्रेशन ग्रांटेड है। सिर्फ एक ही चीज जो मैंने देखा जो बड़ी कंपनियां चाहती हैं, वो चाहती हैं लॉयल्टी और आपकी जो सिंसियरिटी। अगर वो आपके पास है तो प्राइवेट सिक्योरिटी जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चुका है, और उसके अंदर करियर पाथ बड़ा डिफाइंड है। आप शुरू करते हैं सिक्योरिटी गार्ड से, आप 3 साल में 4 साल में तकरीबन मोटे तौर पे 3 साल में आप हेड सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं, और सब्सिक्वेंटली 5 से 7 साल में आप सुपरवाइजर बन जाते हैं, सीनियर सुपरवाइजर हो जाते हैं, और आप 7 साल से 10 साल के अंदर आप एएसओ बन जाते हैं, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, एंड 10 साल के ऊपर सिक्योरिटी ऑफिसर, असाइनमेंट मैनेजर, मैनेजर्स, डीजीएम्स, ब्रांच मैनेजर्स, एंड आप बल्कि जोन मैनेजर तक भी लोग बाग बनते हैं। ग्रुप 4 के अंदर मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, बिकॉज लाइक जापान में बोलते हैं ना कि जैसे जो एंसेस्ट्रल जो जिस कंपनी के अंदर आपके पूर्वजों ने काम किया है, उसका मतलब वो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और आपकी लॉयल्टी सिंसियरिटी के साथ और ज्यादा जुड़ जाती है। हमारे देश में प्राइवेट सिक्योरिटी के अंदर ग्रुप 4 एक ऐसी कंपनी है जहां पे लोगों की लॉयल्टी सिंसियरिटी बहुत जुड़ी हुई है। लगभग 30 सालों से 35 सालों से लगातार उसी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं और लगातार प्रमोशन पा रहे हैं। ये लोग हब सिस्टम पे विश्वास करते हैं, सिस्टम पे फॉलो करते हैं, यानी कि नॉर्थ के अंदर जितने भी काम है वो हब, नॉर्थ हब देखता है। सो आई नो गार्ड जो कि गार्ड भर्ती हुआ था और हब डायरेक्टर रिटायर हुआ है। इससे ज्यादा बेटर आपको मैं एग्जांपल इस क्वेश्चन का नहीं दे सकता। क्वेश्चन 8 है, हाउ सिक्योरिटी कोर्स बेनिफिशियल इन अ फॉरेन फॉर स्टूडेंट्स इन फ्यूचर। हाउ सिक्योरिटी कोर्स इज बेनिफिशियल इन फॉरेन फॉर स्टूडेंट्स इन फ्यूचर। डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि भाई जो प्राइवेट सिक्योरिटी के अंदर जो बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए अगर वो बाहर से भी कोई क्वालिफिकेशन लेके आते हैं, विदेशों से भी क्वालिफिकेशन लेके आते हैं, सो वो उनके लिए क्या बेनिफिट्स है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो डेफिनेटली बेनिफिट है सब। आज जो टेक्नोलॉजी है, मैं फिर दोबारा से एग्जांपल ग्रुप 4 का दूंगा मैं आपको। इनकी प्रेजेंस तकरीबन 139 कंट्रीज के अंदर है। इनके जो कंट्रोल है, कोई एशिया हेड है, कोई एशिया पैसिफिक हेड है, कोई नो नो यूरोप हेड है। जब हम देखते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी जो सी है, टेक्नोलॉजी और जो आपकी जो दृढ़ता है और आपका जो सिंसियरिटी है, उसी के कारण से आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है और आप आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखिए, ये जो मैंने टेक्नोलॉजी का नाम लिया है, जो वर्ल्ड में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो ग्रुप 4 इमीडिएटली अडॉप्ट करता है और वो हमारे देश के अंदर भी लेके आता है। क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आम आदमी को अवेलेबल नहीं है, तो फॉरेन कंट्रीज से अगर कोई कोर्स आपने किया हुआ है जो आपकी वैल्यू एडिशन कर सकता है, डेफिनेटली वो आपको आपके करियर प्रोग्रेशन में प्राइवेट सिक्योरिटी के अंदर बहुत काम आएगा। आजकल लाइक कल भी मैंने बात की थी, साइबर सिक्योरिटी का काफी एक स्कोप बना हुआ है। जो लोग जो बच्चे जो आईटी में अच्छे हैं वो इसके अंदर एक बहुत बड़ा वर्टिकल बना के बैठ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और दे आर वेरी हाईली पेड जॉब्स ऑल्सो। क्वेश्चन 9 है, सम पर्सन्स इन मूड ऑफ रॉबरी
with the help of weapons, and what can an unarmed security guard do? Wonderful. अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड का काम, जैसे मैंने कल बताया था आपको, हादसा होने के बाद काम तो पुलिस का है, हादसा होने से पहले काम है अनआर्म्ड गार्ड का। हम लोग अपनी ट्रेनिंग के दौरान ये भी बताते हैं कि कभी भी अपनी जान को जोखिम में डाल करके आप ड्यूटी ना करें। आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे आपकी ड्यूटी एटीएम में लगी हुई है, आप अनआर्म्ड गार्ड हैं एटीएम के अंदर, और रात को या दिन के टाइम में कभी आप लगता है कोई इंसिडेंट होता है, पहले सबसे पहले आप अपने आप को बचाएं। और आपका जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है वो है इस इंफॉर्मेशन को एट अप्रोप्रिएट जो एक्शन जो टेकिंग एजेंसीज हैं या जो आपकी एक्शन टेकिंग जो आपके हायर अप्स हैं उन तक इंटीमेशन पहुंचाना। अगर रोबर्स आए हुए हैं, मतलब बेसिकली रोबरी का मतलब है वो जो डाकू आए हुए हैं, तो वहां पे आप अकेले एज इट इज नहीं लड़ सकते। सो सिर्फ आपने लास्ट दम तक ये कोशिश ये करनी है डैमेज कम से कम हो, और जितनी बाधा डाल सकते हैं उनके यहाँ बाधा डालें उनको आगे बढ़ने में। और दूसरी बात जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने जो जितनी जल्दी सहायता मांग सकते हैं, जितनी जल्दी आप सहायता बुला सकते हैं, उसको इंटीमेशन करने की कोशिश करें। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और बल्कि मैं इंसिडेंट में कोट करना चाहूंगा कि वन ऑफ द फैक्ट्री नोएडा के अंदर जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, वहां पे हमारे गार्ड को रिवॉर्ड भी दिया गया था। हालांकि वो चोरी तो नहीं रोक पाए, चोरी जरूर हुई थी, लेकिन जो एक्शन हुआ, क्योंकि पुलिस के पास जल्दी से जल्दी इंटीमेशन पहुंच गई और वो 4 नाके छोड़ करके वो गाड़ी पकड़ी गई थी, एंड अल्टीमेटली वो हिरासत में ले लिए गए थे लोग जो चोरी करके निकले थे। दैट मीन्स उसकी जो अलर्टनेस है, अगर वो उनसे पंगा करता, उनसे कुछ लड़ने की कोशिश करता, रोकने की कोशिश करता है, हो सकता है शायद उसका हार्म इतना ज्यादा हो जाता कि वो आगे का कार्रवाई नहीं कर पाता। सो ये इंपॉर्टेंट है चीज नोट करना कि गार्ड मतलब कोई गामा नहीं है, गार्ड ह्यूमन बीइंग है। अगर वो आर्म्ड है देन सिचुएशन डिफर्स। वो भी मैं सब्सिक्वेंटली अगर एक्ट के अंदर आर्म्स एक्ट में कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे तो उस टाइम मैं आपको इस चीज के बारे में और बताना चाहूंगा। What is the some persons a mode of robbery? Okay, नहीं. Question 10th, during a gate duty without arms, someone attacked with weapon, what reaction security guard? वही सेम क्वेश्चन वही दोबारा रिपीट हो रहा है एक तरह से। जब आप मेन गार्ड के ऊपर हैं, आपने मेन गेट के ऊपर हैं, सो देखिए वी मस्ट अंडरस्टैंड, जहां तक मेन गेट का सवाल है वो ऑफ ड्यूटी आवर्स में बंद होता है, और आपका जो गार्ड है वो अंदर होता है गेट के अंदर, तो उसका बाहर निकलने का मतलब ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसका रेस्ट रूम से लेकर के उसका नो खाने पीने से लेकर के सब कुछ गेट के अंदर ही होता है। अगर फिर भी मैं कहता हूँ ड्यूटी आवर्स के अंदर भी अगर कोई इस टाइप का हादसा होता है तो फिर अपने आप को बचाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और बिना अपने आप की जान को जोखिम में डाले हुए आपकी ड्यूटी को पूरा करना है, ये आपका how we can make interest of students in the practical way? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एनएसक्यूएफ पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं हमेशा हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनको ये चीज बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए सब आप लोग, क्योंकि मेरे पास ज्यादा ट्रेनर्स जिनसे हैं पंजाब के अंदर हमारे 100 से ऊपर ट्रेनर्स हैं, मैं हमेशा उनसे यही कोशिश करता हूँ बताने की, देखिए साहब आप रोल मॉडल हैं, आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप अपने टाइम में थोड़े अग्रणीय बच्चे थे तभी आप फौज के अंदर भर्ती हुए थे, आपने अपने टाइम पे प्रमोशंस लिए हैं, आपने सूबेदार के रैंक से आप रिटायर हुए हैं, आप एक माननीय, आप आपके आपके इलाके के अंदर एक माननीय फिगर है आप। अगर आप बच्चों को इस सब्जेक्ट में हुनर दे सकें और आप उन बच्चों को तैयार कर सकें इस स्किल के साथ कि भी वो फौज के अंदर भर्ती हो, इससे अच्छा आप पुण्य, इससे अच्छा, इससे बड़ा काम आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप टीचर हैं, बच्चों से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपका सौभाग्य है कि आपका जो प्रोफेशन जिसको आपने पूजा है सारी जिंदगी भर, उसी को आगे पास ऑन करने के लिए, अगली अगली जनरेशन को पास करने के लिए आपके पास ये मौका मिला हुआ है एज ए वोकेशनल टीचर। आपका एम होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होगी जब मुझे अभी आया है, मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है हमारा बच्चा भर्ती हुआ है, मुझे बड़ी खुशी होगी और उसके लिए मदद करने को भी तैयार है अगर हम बच्चों को सिक्योरिटी के साथ साथ उनको फौज के लिए तैयार कर सके। क्योंकि बच्चे जो आपके पास आए हैं सिक्योरिटी के लिए वॉलंटियर किया है आपके स्कूल के अंदर, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में
उनके मन के अंदर कहीं न कहीं यूनिफॉर्म यानी कि फौज, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस के लिए रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है या इच्छा है कम से कम। अब आपका मैं बोलूंगा जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो फोर्थ स्टेज के ऊपर आता है। सबसे पहले आर्म फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस फोर्सेस है, प्रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे समाज के अंदर, एंड प्राइवेट सिक्योरिटी है। प्राइवेट सिक्योरिटी को अगर आप इस चीज को समझेंगे कि ये भी एक पैरा सिक्योरिटी है, हमारे समाज को, हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स को सुरक्षित, प्राइवेट तरीके से सुरक्षित करने की, कानून के मुताबिक सरकार के मदद से ये हम लोग की डिप्लॉय होती है। तो आप अंडरस्टूड है, आप मोटिवेट कर सकेंगे बच्चों को कि अगर आप फौज में जाते हैं, किसी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारा सब्जेक्ट आपको उसके लिए तैयारी करवाएगा, और कई स्टेप्स जिनसे हैं, आपका जो मेंटल मेकअप से लेकर के, आपकी अलर्टनेस से लेकर के, आपकी आईक्यू से लेकर के, वो उस तरफ, उस डायरेक्शन में आपको बढ़ाएगा। सो ये सब्जेक्ट जो सा है, अगर आप बच्चों को इस ढंग से समझाएंगे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलूं कि आप फर्स्ट एड की हम बात करते हैं या फायर फाइटिंग की बात करते हैं, कि फर्स्ट एड जहां तक सवाल है, आपको घर के अंदर, आपके कहीं पे भी, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी अपॉइंटमेंट पे, किसी भी पोस्ट के अंदर है, आपको फर्स्ट एड की नॉलेज अगर है, आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप जरूरी नहीं है कि आप सिक्योरिटी पर्सनल है तभी आपको फर्स्ट एड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप फाइनेंस पर्सनल है, आप कोई प्रोडक्शन पर्सनल है या मार्केटिंग पर्सनल है, अगर आपको फर्स्ट एड की नॉलेज है, हो सकता है आप समाज के बहुत अच्छे काम में आ सकें, और आप खुद को भी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जरूरी है कि जहां तक है स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट करना, हमने यही समझाना है उनको, यही बताना है उनको कि बाकी सब्जेक्ट जो उनसे हैं आपके, वो हुनर बढ़ाते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन सिक्योरिटी सब्जेक्ट आपको हुनर के साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। अगर आप ये इस फील्ड के अंदर अपना करियर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखते हैं तो ये आपकी एजुकेशन के साथ साथ ये टैलेंट भी आपके पास ऑटोमेटिकली आ रहा है। इस ढंग से आप मोटिवेट करके बच्चों को और उत्साहित कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। How can we make interest students in the practical way? Sorry. How do we assess the potential danger level in the people's appearance? How do we assess the potential danger level in people's appearance? जरा ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया है। How do we assess the potential danger level in people's appearance? समाओ मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, बट यूनिफॉर्म का मतलब यही है, होमोजेनिटी, बेसिकली मतलब सारे एक जैसे लगे। आप जो यूनिफॉर्म पहनते हैं वो ये इसका मतलब ही यही है कि सारी जो फोर्स है एक तरह से, उसमें आप एक एकत्र होकर के आप काम करते हैं, और आप जो भी आपको टास्क दिया है उसको पूरा करते हैं। फौज हमारी उसी फॉर्मूला के ऊपर काम करती है। आप जब लड़ाई में जाते हैं, जब भी ऑपरेशन में जाते हैं, आप इवन जो ऑफिसर से अपने रैंक तक निकाल देते हैं ताकि हम लोग एक लग सके, और किसी में डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि हर किसी का काम इंपॉर्टेंट है। कोई सिक्योरिटी गार्ड फ्रंट गेट के ऊपर है, तो कोई कंट्रोल रूम के अंदर है, कोई पीएसओ है, तो कोई एस्कॉर्ट है। हर एक को का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो टास्क है, वो इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, और वो अल्टीमेटली जाकर के आपको, आपकी संस्था को या आपके जो जान माल को सुरक्षित करता है। क्वेश्चन 13th है, व्हाट हैपन व्हेन द क्राउड गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम सिक्योरिटी गार्ड? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज जनरली आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वहां पे शिफ्ट चेंज होती है। अब हमको ये चीज एज ए सिक्योरिटी पर्सनल, इस चीज को हमें समझना है कि जब शिफ्ट चेंज होती है, वो उसके साथ कहीं ना कहीं आदमी का माइंडसेट जो है वो जुड़ा हुआ है। क्या माइंडसेट है कि हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारी कोशिश होती है हम जितना लेट हो सके घर से बाहर निकलें, जितना लेट हो सके उतना जाने की कोशिश करें, ताकि वहां भीड़ होगी, वो भीड़ खत्म हो जाएगी, आप तब जाकर के आपकी एंट्री हो। आप सबसे पहले 5 मिनट या 10 मिनट पहले आप जाना नहीं चाहते, इंसान की नेचर है। सो आप लास्ट मिनट में रश करते हैं, भागते हैं, ताकि आप पंच कर सके अपने टाइम से, और आप एंटर कर जाए गेट के, मेन गेट के। सेम टाइम आने के लिए आप उल्टा करते हैं। जैसे सायरन बजता है फैक्ट्री का, आप कोशिश करते हैं कि उससे पहले ही आप गेट पे पहुंचे हुए हो, ताकि आप सबसे पहले बाहर निकल जाए, आपको आजादी मिल सके, या आप अपने काम में अपने आप को इस्तेमाल कर सके।
सो द फैक्ट ये है, ये जो सिक्योरिटी का काम है ये अगेंस्ट टाइम है, एक बार डिलेड है और एक बार जल्दी है। सो आपने एक चीज ध्यान देना है कि जहां तक सवाल है, अगर कोई मॉब इकट्ठी होती है, मॉब जरूरी नहीं आपके एंटी हो, मॉब आपके जब जब वर्कर्स आ रहे हैं आपके से हॉस्पिटल के अंदर या आपके इवन फॉर दैट मैटर स्कूल्स के अंदर या आपके जो फैक्ट्री के अंदर, आपकी कोई किसी भी टाइप की इंडस्ट्री है, तो आप कॉर्पोरेट में है, आपके ऑफिस के अंदर आ रहे हैं, तो एम्प्लॉयज इकट्ठे होंगे ही होंगे। उनको डील करना वेरी वेरी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसका तरीका है आप स्टैगर कर सकते हैं, उसका तरीका है आप गेट की जो संख्या है वो बढ़ा सकते हैं, एंट्री लेवल एंट्री जो गेट्स हैं उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं, या आप उनके डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर से आप उनको क्राउड को कंट्रोल कर सकते हो अंदर आने के लिए। यानी कि कोई ईस्ट साइड में गेट है तो कोई वेस्ट साइड में गेट है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन फैक्ट ये है, मॉब को कंट्रोल करना, अगर आपकी जो रूटीन मॉब है वो तो एज इट इज आपकी ड्यूटी है ही है, लेकिन अगर मॉब कोई एग्रेसिव मॉब है, यानी कि गुस्साई मॉब है, या कोई हड़ताल के या स्ट्राइकर्स हैं, सो आपका कंट्रोल करना अगेन आपकी ड्यूटी है। जब जहां तक सवाल है, अगर मॉब आपका एग्रेसिव मॉब है, कोई आप पे हड़ताल के रूप में आ रही है या आपके प्रोटेस्ट के रूप में आ रही है, तो आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है मेन गेट को बंद करना, और जो आपके जो जो रिसोर्सेज है उनको एक्टिवेट करना। क्या रिसोर्सेज है आपके पास? क्यूआरटी है आपके पास, क्विक रिएक्शन टीम है जो जनरली कंट्रोल रूम में बैठती है। कंट्रोल रूम के पास पूरा कम्युनिकेशन सेटअप है, वो लोकल पुलिस है, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, या आपकी जो आसपास की जो सहायता है, वो जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की, वो प्राइवेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की, उनको एक्टिवेट करना, ये सारी कार्रवाई साथ के साथ चल सकती है मॉब को कंट्रोल करने के लिए। मेरा एक सावधान मैं जरूर करना चाहूंगा, कभी भी सिक्योरिटी गार्ड को मॉब से कैजुअल रूप से बात नहीं करनी चाहिए, यानी कि उनका हिस्सा बन करके, उनका पार्ट बन के, नहीं नहीं मैनेजमेंट ऐसी है, सरकार ऐसी है, नहीं नहीं सब ऐसे ही करते हैं, ये लोग हम ही लोग हैं, वो ऐसी जो बातें जब करने से आपकी खुद की जो रिस्पेक्ट खत्म होती है, और आप बाद में अगर कंट्रोल करना चाहेंगे तो आप उस मॉब को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। आप ना आप मॉब का हिस्सा है, ना ही आप किसी, आप तो सिर्फ अपनी स्टैब्लिशमेंट या आपकी जो संस्था है उसके आप लॉयल सिपाही हैं, ये माइंड में आपके रहना चाहिए। क्वेश्चन 14th है, हाउ सिक्योरिटी कोर्स बेनिफिशियल इन फॉरेन स्टूडेंट्स इन फॉरेन फॉर स्टूडेंट्स इन फ्यूचर। मैंने पहले एड्रेस कर लिया क्वेश्चन, आई थिंक रिपीट हुआ है। ये सिंपल है, आप जब भी क्वालिफिकेशन, तो कभी आपको नुकसान करेगी नहीं साहब, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो जो साइंस है, सिक्योरिटी साइंस है, वो अभी इतनी एडवांस नहीं हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप इसराइल लगा लीजिए, इसराइल का जो सिक्योरिटी का जो रिसर्च है, या सिक्योरिटी के जो उनके उनका साइंस है, उनका एडवांस हमारे से बेटर है, आई पुट इट दैट वे। सो अगर आप कोर्स वहां से करके आते हैं, किसी टाइप का सीपीपी कोर्स है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, पीएसओ के कोर्सेज हैं, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के कोर्सेज है, आप करके आते हैं, एएसपी कोर्स है, तो आप उनको आप यहाँ आकर के आपको इंडिया के अंदर डेफिनेटली उसकी एज मिलती है, बेनिफिट मिलता है, और आप अपनी ड्यूटी नॉट ओनली आम आज तरीके से, आप और बेटर तरीके से कर सकते हैं। हाउ टू बी, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टू बी प्रमोटेड आफ्टर स्टार्टिंग ए जॉब एज ए सिक्योरिटी गार्ड, व्हाट इज द स्कोप ऑफ प्रमोशन। मैंने आपको अभी बताया था पहले भी कि एक बहुत अच्छा करियर बन के आया है प्राइवेट सिक्योरिटी के अंदर, और जब से ये 2005 से रेगुलेट हुई है बिजनेस प्राइवेट सिक्योरिटी की, उसके अंदर तब से लगातार ये प्रोग्रेशन में है। मैं क्योंकि लाइक आई सेड, हम तो सिर्फ ट्रेनिंग करवाते हैं, मेरी इंस्टीट्यूशन जो है वो सिर्फ ट्रेनिंग करवाती है। हमारे साथ तकरीबन 300 से ऊपर सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी इंडिया की जुड़ी हुई हैं, मोर देन 300 सिक्योरिटी एजेंसीज। सो मेरे पास पल्स इंडस्ट्री का है। मैंने बहुत बार मिलता हूँ मैं यंगस्टर्स को जो करियर शुरू किया था एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर, और आज वो डीजीएम जीएम लेवल पे पहुंचे हुए हैं 8-10 साल के अंदर, एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल बिकॉज इट्स अ प्रोफेशन, इट्स अ वंडरफुल प्रोफेशन, एंड इट्स अ वेरी ऑनरेबल प्रोफेशन। आप अपेरेंटली हो सकता है शायद हमारे बच्चों को इस चीज का ज्ञान ना हो, सो मैं चाहूंगा कि हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो इस चीज को जरूर बताएं कि प्राइवेट सिक्योरिटी आज वो चौकीदारी का काम नहीं है। प्राइवेट सिक्योरिटी एक साइंटिफिक सिक्योरिटी है, मिलिट्री बेस्ड सिक्योरिटी है, और इसके अंदर जो करियर है, प्रोफेशन है, बहुत उम्दे किस्म के प्रोफेशन आए हुए हैं लोग बाग। नॉट ओनली आप काम करते हैं, आप खुद के एंटरप्रेन्योर भी अपनी खुद की एजेंसियां चला के पीपल आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल, ऑप्शंस अवेलेबल है साहब।
I think, Dr. Saab, I have finished my questions. Anything else you want me to address before we start the session, today's session? Vishal sir? Yes, sir. Yes, sir. So questions I think are over. You can start with the presentation further. ठीक है सर. Thank you. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर. मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो भी सुन रहे हैं उसको, कि प्राइवेट सिक्योरिटी काम कैसे करती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारी जो पुलिस है, पुलिस सिस्टम है, थाना सिस्टम है. हर शहर के अंदर पूरा इलाका बटा होता है थानों के अंदर, एंड अल्टीमेटली 3 थानों के ऊपर एक डीएसपी साहब आ जाते हैं. डीएसपी साहब के ऊपर जो है एसपी साहब अपने डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं. सो हमारे जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो कैसे काम करती है. सो सिंस आई डोंट हैव ऑडियंस, मैं खुद ही को जवाब देना पड़ेगा मेरे को. प्राइवेट सिक्योरिटी पोस्ट और यूनिट बेसिस के ऊपर काम करती है. यानी कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक मॉल है, आप सभी ने मॉल देखा होगा. मॉल के अंदर अलग अलग टाइप के गेट हैं, उसके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज हो रही हैं. कहीं पे गाड़ियां पार्किंग हो रही हैं, कहीं पे जो शॉप्स हैं उनके गोडाउन्स हैं, कहीं पे आपके रेस्टोरेंट्स हैं, कहीं पे आपके डिफरेंट लेवल्स हैं, कहीं पे आपके लिफ्ट्स हैं, कहीं आपके जनरेटर्स हैं, फ्यूल्स हैं. तो दैट मीन्स अलग अलग सेक्टर्स बन गए. ये जो इनको बोलेंगे पोस्ट. प्राइवेट सिक्योरिटी अपनी एक यूनिट को पोस्टों में डिवाइड कर लेती है. जैसे मॉल है, उसको हम एक यूनिट बोल सकते हैं. अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो इसको हो सकता है वो अलग अलग मॉल्स को अलग अलग पोस्ट के रूप में इसको ले इस चीज को. सो आपको ये चीज समझना है कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो पोस्ट और यूनिट बेस पे काम करती है. कब कई पोस्टों को मिला के एक यूनिट बन जाती है. अगर बहुत बड़ा जो संस्था है वो अपने नंबर ऑफ यूनिट्स को भी पोस्ट के रूप में लेती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे उद्योग विहार है यहाँ पे गुड़गांव में, बहुत सारे फैक्ट्रियां हैं उद्योग विहार के अंदर. अंदर पोस्ट के अंदर पोस्ट है, छोटे पोस्ट है और पोस्ट है, सब पोस्ट है. लेकिन जो कंपनी है, सिक्योरिटी एजेंसी है, वो इसको एज अ यूनिट लेती है और पूरा उद्योग विहार की एक यूनिट बन गई और उसके अंदर बहुत सारे पोस्ट बन गए, अलग अलग फैक्ट्रियां बन गई. सो यू टू अंडरस्टैंड प्राइवेट सिक्योरिटी पोस्ट एंड यूनिट बेसिस के ऊपर काम करती है, जैसे पुलिस थाने के ऊपर बेसिस के ऊपर काम करती है. करियर अपॉर्चुनिटी मैंने फिर दोबारा मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, बिकॉज हमारे युवा बच्चे जो उनसे हैं उनको ये चीज बतानी बहुत जरूरी है और बड़ा स्ट्रेस करके बतानी है कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी है उसके अंदर आपके कहीं जहन में, कहीं माइंड के अंदर अगर लगता है कि मैं सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ही रह जाऊंगा, वो आपका बिल्कुल गलत इंप्रेशन है. प्राइवेट सिक्योरिटी जहां तक सवाल, ये आपका पूरा करियर पाथ बनाती है. और जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, जो कैंडिडेट्स हैं वो सिक्योरिटी गार्ड से बनकर के टेक्निकल लाइन में चले जाते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन और ऐड करते रहते हैं, और सिक्योरिटी कंसल्टेंट से लेकर के रिस्क मिटिगेटर तक बने हुए हैं. यानी कि जो आपका वीआईपी है उसकी उसकी सुरक्षा करना. देयर आर बच्चे, जहां तक सवाल है, जो जो कैंडिडेट्स हैं, सिक्योरिटी पर्सनल है, वो डीजीएम लेवल, एजीएम लेवल या जीएम लेवल पे भी पहुंच जाते हैं. तो या आपके ऊपर खुद की जो आपका हुनर है, खुद का जो परिश्रम है और आपकी खुद की जो लगातार काम करने की जो शक्ति है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है. इट्स अ ब्यूटीफुल करियर. एंड लाइक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारी एजेंसियों से हम जुड़े हुए हैं. बहुत सारी एजेंसीज के अंदर यंगस्टर्स एनरोल होते हैं, अपने करियर शुरू करते हैं, अल्टीमेटली काफी आगे तक अपने आप को ले जाते हैं. इट इज आपने ये चीज समझना है कि एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री बन चुकी है. मैं अब चाहूंगा इसको थोड़ा और आगे, इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं मैं, कि रेगुलेटेड इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ. रेगुलेटेड इंडस्ट्री का मतलब है जो कानून के दायरे के अंदर. यानी कि पहले जो 2005 से पहले प्राइवेट सिक्योरिटी काम करती थी, वो अपने तरीके से काम करती थी, अपनी सूझबूझ से काम करती थी. ये कोई इंडस्ट्री किसी कानून के दायरे में नहीं आई थी. 2005 का जो एक्ट हमारी पार्लियामेंट ने पास किया था अप्रैल 2005 में, वो एक्ट के मुताबिक ये सारी इंडस्ट्री को इन्होंने रेगुलेट कर दिया और इनको कानून के दायरे में ला करके बता दिया कि आप ये शर्तें पूरी करेंगे तभी आप बिजनेस कर सकेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोग प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी आपने शुरू करनी है, तो आप अपना दिल चाहे उसको शुरू कर दिया, आपका दिल चाहे बंद कर दिया, वो आप अब नहीं कर सकते.
कानून के खिलाफ है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। प्राइवेट सिक्योरिटी के अंदर बड़ा सिंपल तरीका है कि आप सबसे पहले आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था। कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो लाइसेंस देती है। जैसे आप वेपन अगर आपको लेना है, आप वेपन का लाइसेंस जो है आप अपनी मर्जी से आप खरीद नहीं सकते हैं और आप उसको वेपन को रख नहीं सकते हैं। एक सिस्टम बना हुआ है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी बनी हुई है, आपके पास एप्लीकेशन बनी हुई है, कानून बना हुआ है, आर्म्स एक्ट बना हुआ है। सेम वे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है 2005 का। आप लाइसेंस, बगैर लाइसेंस के आप अपना सिक्योरिटी का बिजनेस जो है आप शुरू नहीं कर सकते। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है कि अगर आप सिक्योरिटी का बिजनेस लाइसेंस लेना है तो लाइसेंस के साथ हमेशा आपके प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेट्स जुड़े हुए हो। कोई भी लाइसेंस हो, आपको ड्रग्स का लाइसेंस लेना है, आपको कोई से ड्राइविंग का लाइसेंस लेना है आपको, या कोई हॉस्पिटल का लाइसेंस लेना है आपको, फूड लाइसेंस लेना है, लाइसेंस जहां पे आएगा वहां सब कुछ ना कुछ शर्तें जरूर जुड़ी होंगी। आपको कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। आपको जो सरकार के जो नियम है उनको मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा। अल्टीमेटली प्राइवेट सिक्योरिटी के अंदर आप एप्लीकेशन डालते हैं तो एप्लीकेशन के साथ साथ बहुत सारे आपको शर्तें को माननी पड़ती है। सो सिंस आई सेड ये रेगुलेटेड बिजनेस हो चुका है, इसके अंदर अब ईएसआई, ईपीएफ जो कानून बाकी जो देश के सीआरपीसी, आईपीसी, बॉम्ब डिस्पोजल्स है, वो सब कुछ सारे कानून के तहत ये एक्ट आगे बढ़ रहा है। मैं चाहूंगा कि हम लोग पसार एक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ें यहाँ से। I'll start off with the Private Security Agencies Regulation Act 2005. The preamble I've already discussed with you that it was during somewhere in the 90s, early 90s, we started realizing that our innocent people from the armed forces, they were getting very highly paid recruitments in countries like South Africa, Sri Lanka, and a lot of disturbed areas of where the UN were working. These are the boys who were ex-armed forces, and they were pretty well trained in the diffusing the mines or taking any kind of security actions. Sorry. So इन्होंने जब महसूस किया कि ये जो देश के अंदर लगातार डेड बॉडीज आनी शुरू हो गई, स्पेशली मैं श्रीलंका का एग्जांपल दूंगा, बिकॉज इंडियन आर्मी ने श्रीलंका के अंदर बहुत सारी माइंस लगाई थी। वो जब पुल आउट हुई है फोर्सेस, वहां पे काफी सारी माइंस रह गई हैं, जो कि श्रीलंका गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा टेंशन हो गई थी, बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया था। सो उन्होंने एक तरीका ढूंढा कि हम लोग प्राइवेट सिक्योरिटी को इन्वाइट करते हैं, इंडियन प्राइवेट सिक्योरिटी को, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कि भाई आप जो ये हमारी जो माइनिंग है इनको डीमाइन करिए, यहाँ पे हमारे को एक्सेस को फ्री करिए जहाँ पे लगी हुई है। बिकॉज एक पैटर्न से माइंस लगती हैं, एक सिस्टम से माइन लगती हैं, और कोई भी सिक्योरिटी का जो भी काम होगा, जैसे मैंने बताया सिक्योरिटी तो एक मिलिट्री साइंस है, साइंस के मुताबिक अगर काम किया हुआ है तो अंडरस्टूड जिसने काम किया है तो उसको जरूर आता होगा। लेकिन बहुत सारी कैजुअलिटीज आनी शुरू हो गई। सो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आया, और वैसे भी एक इंडस्ट्री काफी बड़े रूप में ये सामने उभर के आ रही थी। तो हमारी भारत सरकार ने 2005 में एक कानून विधेयक लेके आए और उन्होंने ये कानून पास कराया, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट 2005, जिसके अंदर सबसे बड़ा काम ये है कि बाहर ना आदमी प्राइवेट सिक्योरिटी भेज सकती है और ना ही बाहर से कोई टेक्नोलॉजी ला सकती है बिना लाइसेंस के या बिना रेगुलेशंस को फॉलो किए हुए। दूसरी बात थी इस एक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि प्राइवेट सिक्योरिटी कोई भी बगैर लाइसेंस के आप एजेंसी अगर चलाएंगे, आप सिक्योरिटी सर्विसेज देंगे समाज के अंदर, वो आप बिना, आगे मत बढ़ो मैं बताऊंगा आपको, ये जो आप कानून को आप उल्लंघन करेंगे, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इस एक्ट के मुताबिक पनिशमेंट्स भी दी हुई हैं कि आप अगर गलत काम करेंगे, आप कानून को आप आगे इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो है नॉट ओनली लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, आपको बिजनेस करने का भी इजाजत नहीं मिलेगी सरकार से, आपका गैर कानूनी बिजनेस माना जाएगा। अब जहां तक सवाल है कि ये जो एक्ट है ये पूरी इंडिया के अंदर लागू हुआ था, लेकिन सिंस उस टाइम 2005 में
जम्मू एंड कश्मीर का आगे बढ़ो हर्षल, जहां तक सवाल है वो ये भारत का जो कानून है वो वहां पे पूरी तरह से लागू नहीं होता था कई फील्ड्स में, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था आपको, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, और जम्मू एंड कश्मीर का अपना लॉ ऑर्डर था उस टाइम। 370 धारा जो सी है जो अब हटा दी गई है, उस टाइम वो लागू थी वहां पे। इस कारण से अब तो वैसे तो पास कर दिया जम्मू ने, 2014 के अंदर जम्मू का भी एक्ट पास हो चुका है, लेकिन ये पूरी इंडिया के अंदर लागू हुआ था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और इसका मतलब ये था कि हर स्टेट को ये जिम्मेदारी दे दी गई थी कि आपकी स्टेट के अंदर कोई भी प्राइवेट सिक्योरिटी अगर काम करेगी तो इस कानून के दायरे में करेगी। आपकी स्टेट के अंदर आपको लगता है, महसूस होता है कि आप हमारे जो मॉडल रूल, सेंट्रल मॉडल रूल्स हैं, उनमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो सेक्शन 25 आपको अधिकार देती है कि आप अपने चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन स्पिरिट ऑफ द एक्ट वो जारी रहेगी उसी बेसिस के ऊपर। आगे चले बेटे। एम बड़ा सिंपल है, रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज एंड मेकिंग द लाइसेंस मैंडेटरी। जैसे मैंने बताया आपको कि जो अलग अलग तरीके से लोग बाग जो काम कर रहे थे, उसको इन्होंने इस एक्ट के मुताबिक उसको एक मुआयने में एक बेसिकली एक फ्रेम में बांध दिया, और लाइसेंस जो सा है बिजनेस के लिए मैंडेटरी है। आगे बढ़े। कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको समझना जरूरी है इस एक्ट के मुताबिक। उन डेफिनेशंस को आगे हम यूज भी करेंगे, अगर इसलिए जरूरी है उनको पहले ही हम समझ लें। आर्मर्ड कार सर्विस है साहब, कोई भी गाड़ी को मॉडिफिकेशन करने के लिए आपके पास अधिकार होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मारुति कार बनाता है जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर सरकार से मारुति कार के डायमेंशंस को, उसकी स्पेसिफिकेशंस को अप्रूव करवाता है, उस मॉडल को अप्रूव करवाता है, और अल्टीमेटली मार्केट में लॉन्च करता है। ऐसा नहीं कि उसका दिल करा कि वो कार को जैसा मर्जी बनाएगा और अपना मार्केट में लेके आ जाएगा, तो वो कानून के खिलाफ होगा। सो दैट मीन्स अगर मैन्युफैक्चरर भी अपनी गाड़ी को सरकार से पास करवा करके ही मार्केट में ला सकता है या बेच सकता है, तो सेम वे ये जो आर्मर्ड कार सर्विस है, जहां पैसा लेन देन गाड़ी में, हम देखा होगा कैश मैनेजमेंट, सीएमएस जो है, कैश मैनेजमेंट सिस्टम जो सा है, गाड़ियां थोड़ी सी ऑकवर्डली बनाई होती हैं, उनकी जो आर्मर है चारों तरफ शीट्स हैं, उसको उन्होंने थोड़ा फोर्टिफाई किया होता है, आप देखेंगे बार लगे होते हैं, एंट्रियां अलग रेगुलेट की होती हैं। दैट मीन्स गाड़ी में जो ओरिजिनल जो उसका मॉडिफिकेशन है वो कैरी आउट हो चुका है। ये जो एक्ट है आर्मर्ड कार सर्विस को परमिट करता है, और आर्मर्ड कार यानी कि कोई भी सुरक्षित वाहन, सुरक्षा जैसे हम लोगों ने देखा होगा पुलिस फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस यूज करते हैं, या आर्मी जो एपीसी बोलते हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जो बोलते हैं, जिसके अंदर कोई छोटे जो स्मॉल वेपन है, वो उससे जान माल को खतरा नहीं होता है, वो आर्मर्ड कार सर्विस का इसके अंदर एक्ट के मुताबिक आप गाड़ी को मॉडिफाई कर सकते हैं सिक्योरिटी की ड्यूटी करने के लिए। आर्मर्ड कार सर्विस से आप कैश को लेके जाना, कोई बुलियन है, कोई महंगी चीजें हैं, उनको लेके जाना, उस इस्तेमाल आप अपनी ड्यूटी के लिए कर सकते हैं, और ये एक्ट आपको अलाउ करता है उस चीज के लिए। प्राइवेट सिक्योरिटी है, दैट मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक एग्रीमेंट के द्वारा एक प्राइवेट संस्था के द्वारा एक प्राइवेट दो प्राइवेट संस्थाओं के बीच में एग्रीमेंट होना, या एक प्राइवेट संस्था द्वारा एक प्राइवेट व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट होना प्राइवेट सिक्योरिटी कहलाएगा। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है जो उस संस्था में काम कर रहा है, और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जहां तक सवाल है जिसके पास लाइसेंस है, जिसके पास सिक्योरिटी बिजनेस को आगे बढ़ाने का, काम करने का इजाजत है सरकार का। कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो कि आपको परमिट करती है। जनरली जो इस एक्ट के मुताबिक जो एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर है, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है हर स्टेट की। जैसे हमारे पंजाब के अंदर भी एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर है, वो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो आपको प्राइवेट सिक्योरिटी का लाइसेंस देती है, और उनके ऊपर एपलेट अथॉरिटीज है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो जनरली सेक्रेटरी होम जो है वो एपलेट अथॉरिटी होती है कंट्रोलिंग अथॉरिटी के ऊपर। दिल्ली के अंदर डिफरेंट है, वहां पे सिंस दिल्ली पुलिस जो सी है वो एलजी साहब के नीचे आती है या सेंटर के नीचे आती है, सो वहां पे सेक्रेटरी होम टू जो एडिशनल सेक्रेटरी वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। ऐसे ज्यादातर स्टेट्स के अंदर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ही कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। स्टेट गवर्नमेंट हम सब जानते हैं, राज्य सरकार जो कि निर्वाचित राज्य सरकार, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है स्टेट की, वो स्टेट गवर्नमेंट हो गई सब, और जो स्टेट को उसको चला रही है वो स्टेट की सरकार हो गई। लाइसेंस है सर्टिफिकेट यानी कि परमिशन, इजाजत,
नोटिफिकेशन है जो सरकार की तरफ से कोई भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, कोई अमेंडमेंट्स हैं, कोई अडेंडम्स है, वो नोटिफिकेशंस के रूप में उनको लिया जाएगा और प्रिस्क्राइब्ड है। इसके अंदर जो जो हम बात कर रहे हैं वो इसी रूल को लागू होती है, इसी रूल पे लागू होती है। वो बाहर उसका मीनिंग डिफरेंट मीनिंग होगा। इस रूल के ऊपर जो जो डेफिनेशंस लागू होंगी वही प्रिस्क्राइब्ड डेफिनेशंस होंगी। आगे चलते ओके। प्राइवेट सिक्योरिटी एजुकेशन रेगुलेशन एक्ट जहां तक सवाल है, इसमें 3 टाइप की सर्विसेज कवर्ड है साहब इस एक्ट के मुताबिक। ये एक्ट पढ़ना जरूरी है बिकॉज आपके जो बच्चे हैं उनको ये कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि जो जिस करियर को वो लोग प्रोग्रेशन करने में का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो करियर फुल्ली रेगुलेटेड है और उसके अंदर हर चीज डिफाइन करी हुई है और आपको जो आपका जो करियर प्रोग्रेशन है वो ऑलमोस्ट एश्योर्ड है। आप गार्ड है साहब, आर्म्ड और अनआर्म्ड, यानी कि लाइसेंस में जब आपको लाइसेंस मिलेगा तो आपको इजाजत दी जाएगी, उसमें लिखा हुआ होगा कि आपको इजाजत दी जाती है कि आप गार्ड की डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, आर्म्ड या अनआर्म्ड की। अब जहां तक सवाल है अनआर्म्ड का, उसमें कोई डाउट नहीं है। आर्म्ड गार्ड का थोड़ा सा समझना जरूरी है। आर्म्ड गार्ड को समझना जरूरी है बिकॉज आर्म्ड गार्ड एक और एक्ट के द्वारा रेगुलेट होता है, आर्म्स एक्ट के द्वारा। सो दैट मीन्स आर्म्स एक्ट जो 1959 का जो एक्ट है उसको पढ़ना भी जरूरी है इसके साथ साथ, और उसकी जो कंडीशंस है उनको फॉलो करना भी जरूरी है। आर्म्ड कार सर्विस हमने पहले पढ़ लिया था। कोई भी वैल्यूएबल्स हैं आपके, पैसा है या कोई जो कुछ जवाहरात हैं या किसी टाइप का डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई टेक्नोलॉजी है, उसको ट्रांसफर करने के लिए आर्म्ड कार सर्विस की जरूरत होती है और ये एक्ट हमारा उसको अलाउ करता है। सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने बताया कि ऑलिव हेरिटेज एक प्राइवेट सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ऑल इंडिया में हमारे पास डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स के लाइसेंसेस है ट्रेनिंग के, सिर्फ ट्रेनिंग के। सो दैट मीन्स जहां तक सवाल है वो भी लाइसेंस इसी एक्ट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। यानी कि हम मोटे तौर पे बोल सकते हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटी के अंदर 2 टाइप के लाइसेंस होते हैं साहब। एक लाइसेंस है ऑपरेशंस का जो आपकी एजेंसी को मिलता है, आप अपने गार्ड्स डिप्लॉय, आपके सुपरवाइजर डिप्लॉय कर सकते हैं इसकी अथॉरिटी पे। और एक आपको लाइसेंस मिलता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, जैसे पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस के पास भी ट्रेनिंग लाइसेंस है प्राइवेट सिक्योरिटी का, और प्राइवेट एजेंसीज के पास भी लाइसेंस है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज का, वो सेपरेट लाइसेंस गिना जाता है। आगे चलिए। हर्षल आगे चलो। ओके, एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, जैसे मैंने बताया आपको, पीछे चले गए आप, एनी हाउ एक बार एक पीछे जाओ। ओके, नेक्स्ट। मेन प्रोविजंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसमें डाउन आगे आएगा। मेन प्रोविजंस है सब। लाइसेंस जैसे मैंने बताया मैंडेटरी है, आपको डिस्प्ले करना है। आपका जो बिजनेस है बगैर लाइसेंस के अगर आप रन करने की कोशिश करेंगे वो अमान्य माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। और लाइसेंस के लिए कुछ कंडीशंस आपको रिपोर्ट्स रिटर्न बनानी होती हैं, कोई क्वार्टरली कोई मंथली, वो सारी जो रिपोर्टें हैं आपके जो जो टैक्सेस हैं जो कंडीशंस हैं वो सारे आपको फॉलो करनी होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो गार्ड्स का होगा, स्पेसिफिकेशन के पैरामीटर्स क्या होंगे, जो उसके अंदर जो पर्सनल काम करेंगे उनके कैसे वेरिफिकेशन होगा, वो इसके अंदर काफी हद तक काफी एक्सप्लेन किया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी बताएगा कि भाई उसका जो बैकग्राउंड चेक होगा वो कैसे होगा गार्ड का, या सब जो सुपरवाइजर्स हैं जो ऑपरेशन में लोग बाग उनका किस ढंग से ये वो चेक होगा। रजिस्टर्स टू बी मेंटेन, क्यों रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, मैं आपके माइंड में 1 मिनट के लिए सवाल डालूंगा, ये क्या रजिस्टर होंगे ये और क्या रजिस्टर टू बी मेंटेन होनी चाहिए। देखिए साहब, सिक्योरिटी गार्ड एक प्राइवेट संस्था का गार्ड है जो कि आपको सुरक्षित कर रहा है, लेकिन वो सेम टाइम जो एक्ट की स्पिरिट है, प्रसार एक्ट की जो स्पिरिट है, वो बोलता है कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तो पुलिस का आंख और कान है। यानी कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जो काम कर रही है वो पुलिस के काम को, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने में या ऑगुमेंट कराने में मदद कर रही है। तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको मेंटेन करने होते हैं एजेंसी को या गार्ड को। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप इन एंड आउट रजिस्टर आपके पास है
कि जो आपके अंदर गाड़ी आई और किस वक्त आई, किस वक्त बाहर गई। विजिटर्स रजिस्टर आपके पास आपके रिसेप्शन में होना चाहिए कि कौन विजिटर आया, किस वक्त गया। ये जो कार्रवाई है, इससे पुलिस को काफी मदद मिलती है जब वो कई बार इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे या कोई हादसा होने पे। वो इस कारण से काफी सारे रजिस्टर हैं जो कि स्पेसिफाइड है कानून के अंदर, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं और वो पार्ट ऑफ हमारे करिकुलम भी है। पनिशमेंट फॉर कंट्रोवेंशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस, इसके अंदर इस कानून के मुताबिक कुछ पनिशमेंट्स भी हैं। उसमें जेल से लेकर के आपको फाइन से लेकर के आपका लाइसेंस सस्पेंड से लेकर के वो बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस हैं, अलग अलग आपके बाधाएं हैं जो कि आपको ये फुलफिल करनी पड़ती हैं आपके इसको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और पेनल्टी फॉर अनऑथराइज्ड यूज ऑफ सर्टेन यूनिफॉर्म्स बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइवेट सिक्योरिटी कोई भी सरकारी जो एजेंसी है या संस्था है उसके यूनिफॉर्म को कॉपी नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल हमारे आर्मी की जो यूनिफॉर्म है वो ऑलिव ग्रीन है, से एयरफोर्स की जो यूनिफॉर्म है नीली है, और नेवी की यूनिफॉर्म जनरली व्हाइट यूनिफॉर्म है। पुलिस की जो खाकी यूनिफॉर्म है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी ऑलमोस्ट खाकी यूनिफॉर्म है। सो ये यूनिफॉर्म जैसे हैं ये ऑलरेडी इनकी रेपुटेशन बनी हुई है, सरकार की ये एजेंसियां हैं। सो आप उन यूनिफॉर्म्स को आप पहन करके प्राइवेट सिक्योरिटी में ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, जो कि अनऑथराइज माना जाएगा। आगे चलो। नेक्स्ट हर्षल। Sir, I have done it. Yeah, I can see it now. Okay. Okay. थैंक यू। दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसे गार्ड है या आपने सुपरवाइजर आपने रिक्रूट करना है 18 से 65 साल का आदमी। 65 साल के ऊपर ये जैसे सरकार की जॉब जो है जनरली वो 58 टू 60 इयर्स की होती है, एक्सटेंडेबल। बट प्राइवेट सिक्योरिटी के अंदर 65 इयर्स अपर लिमिट है। अगर 65 इयर्स के ऊपर आप किसी को एम्प्लॉय करते हैं तो वो इलीगल होगा। 18 ईयर से नीचे हम एज इट इज नहीं कर सकते हैं किसी भी संस्था के अंदर। तो ये स्पेसिफाइड है इस एक्ट के मुताबिक, और मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई भी बाहर का आदमी यहाँ आकर के ड्यूटी नहीं दे सकता है। या कुछ फ्रेंडली कंट्रीज के जैसे जो हमारे फौज के अंदर भी भर्ती होते हैं जैसे नेपाल है, उनमें कुछ इन्होंने अलाउ किया हुआ है, वो आप कर सकते हो। प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी कि जो सिक्योरिटी ट्रेनिंग की जो संस्थाएं हैं उसके अंदर गवर्नमेंट की भी संस्थाएं हैं, पुलिस फोर्सेस की, जैसे पंजाब के अंदर मैंने बताया पंजाब पुलिस की एकेडमी है फिलौर के अंदर, वहां पे आपको ट्रेनिंग की होनी चाहिए। या जैसे हरियाणा के अंदर 2 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो जो की पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे ट्रेनिंग की होनी चाहिए। और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, संस्था हैं, जैसे हम लोग भी हैं, ऑलिव हेरिटेज है, इनके पास लाइसेंस है। वो संस्थाओं से आपके पास प्रिस्क्राइब्ड या ऑथराइज सर्टिफिकेट होना चाहिए बिफोर यू गेट डिप्लॉयड, और आप या ऑपरेशन जो यूनिफॉर्म पहनने से पहले आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अदरवाइज इट इज इलीगल। आप बगैर ट्रेनिंग के अगर आप गार्ड डिप्लॉय करते हैं, इंक्लूडिंग फौज के जो एक्स सर्विसमैन है या पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस के, उनको कंडेंस्ड ट्रेनिंग अलाउड है, लेकिन ट्रेनिंग जरूर होगी फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। और ये जरूरी है कि आप जब ड्यूटी पे जाएं आपके पास जैसे गाड़ी का लाइसेंस होना चाहिए गाड़ी चलाने से पहले, प्राइवेट सिक्योरिटी में ड्यूटी शुरू करने से पहले आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा इस कानून में प्रावधान है। जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है जैसे मैंने बताया आपको, हाइट वेट बॉडी सब कुछ जो जैसे आम जो फौज की भर्ती के लिए होते हैं यहाँ पे भी वही है। नौकनी नहीं होने चाहिए आपके स्टैंडर्ड्स, उनसे कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होनी चाहिए किसी टाइप का, और आपके जो बाकी जो ठीक आंख ठीक देखना चाहिए, जो मेडिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं पैरामीटर्स हैं। वेट भी आपका इसमें डिजाइन है, आपकी हाइट और आपका जो बॉडी का जो मास इंडेक्स के मुताबिक वो आपका वेट होना चाहिए। सेटिस्फाई सच अदर कंडीशंस, किसी भी स्पेसिफिक अगर स्टेट के अंदर कोई कंडीशन जो डाली हुई है उसको आपको फुलफिल करना है और उसको मानना है इस चीज के लिए। नेक्स्ट हर्षल। जहां तक है सर्टेन कैटेगरीज हैं प्रेफरेंसेस के लिए, जैसा मैंने बताया कि ये जो सरकार का एम है, 2 एम है इस एक्ट को लाने का। एक एम था इस एक्ट को लाने का कि
जो प्राइवेट एजेंसीज हैं, बगैर पैसा खर्च किए हुए, बगैर बजट को छेड़े हुए, प्राइवेट तरीके से प्राइवेट एजेंसीज को रेगुलेट करके और पुलिस के आंख और कान बनाना, एक एम था इस एक्ट का। दूसरा एम था कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, पहले पुलिस फोर्सेस से जो लोग यंग एज में रिटायर होते हैं, उनको एक तरह से रीसेटलमेंट की फैसिलिटी दिलवाना। सो इसके अंदर प्रेफरेंस दी है कि लोग जो एजेंसी के मालिक होंगे या एजेंसी में जो काम करेंगे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर, उनको इन लोगों को अंदर उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्म फोर्सेस या इवन जो होम गार्ड के जो जवान हैं, उनको भी दी जाए, प्रेफरेंस दी जाए। नेक्स्ट। ओके, फिजिकल फिटनेस का जहां तक सवाल है, ये आपके पास जैसा मैंने बताया कि इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट मैं ये दिखाना चाहूंगा कि आई डोंट नो वेदर यू कैन सी दिस इज द एक्ट, बेयर एक्ट की कॉपी है। इफ यू कैन सी, दिस इज द एक्ट की कॉपी। इसके अंदर जो जो मैं स्लाइड्स दिखा रहा हूँ आपको, वो सारी अवेलेबल है। और दूसरा, आपके करिकुलम में जो आपको जो पढ़ाया जाता है, उसके अंदर भी ये अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट। अगेन लाइक आई सेड, फिजिकल फिटनेस जो है, इसके अंदर डिफाइंड है आपका क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, वो सारी चीजें अवेलेबल है सब। नेक्स्ट। ओके, फिजिकल फिटनेस में जैसे मैंने बताया, किसी टाइप की कंटेजियस या कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होनी चाहिए, और कोई भी ऐसा ना हो कि वो अनफिट या कि जो पब्लिक की जो लाइफ को खतरा हो, ये इंश्योर करना है। मैंने जो बताया था आपको कि मेडिकल, जहां तक सवाल है, आपकी एजेंसी के पेरोल के ऊपर एक एमबीबीएस डॉक्टर होना कानून के मुताबिक जरूरी है, जो कि हर साल आपके जो गार्ड्स है, आपके जो स्टाफ है, उनकी फिजिकल फिटनेस मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद सर्टिफिकेट देगा। वो आपके पास हर वक्त होना चाहिए, बिकॉज जब भी पुलिस चेक करती है या कोई भी सरकारी अफसर चेक करता है या रिकॉर्ड मांगता है, तो या कोई इवन क्लाइंट मांगता है, ये एजेंसी की जिम्मेदारी है उसको वहां पे उसको पुटअप करना। जैसे फॉर उदाहरण के तौर पे, हमारे स्कूल में जो स्कूल्स हैं, वहां पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए हैं, तो प्रिंसिपल साहब जो स्कूल के जो जो इंचार्ज हैं, वो उनकी ये पार्ट ऑफ ड्यूटी है कि इंश्योर करना कि जो उनके पास गार्ड लगे हों, वो हर महीने, हर साल फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लेके आते हैं और ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेके आते हैं। बगैर ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट के और बगैर फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के जो गार्ड लगे हुए, वो इलीगल लगे हुए। ये चीज इंश्योर करें, अपनी खुद की सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी और अपने ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी के लिए। आगे चलो। Physical fitness, the agency shall ensure that every security guard working undergoes a medical examination। जैसे मैंने बताया कि हर 12 महीने में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए और रिकॉर्ड होना चाहिए, और he should have undergone through proper certification of a doctor। पनिशमेंट्स हैं सर, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसमें अलग अलग पनिशमेंट्स हैं। अगर आप जो विदाउट लाइसेंस देते हैं, तो आपको 1 साल की पनिशमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है। सेक्शन 221 के अंदर, सेक्शन 20 सब सेक्शन 1 के अंदर आप इसमें पनिशमेंट ट्राई हो सकते हैं। और यूनिफॉर्म के प्रोविजंस हैं, परमिशन जहां तक लेना है वो, प्रोवाइडिंग प्राइवेट सिक्योरिटी अब्रॉड विदाउट, जैसा मैंने बताया कि बाहर तो परमिशन है ही नहीं, जो हमारी जो एजेंसीज हैं उनको गार्ड डिप्लॉय करने की, वो चैनल अलग है, फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा आप कर सकते हैं, लेकिन वो चैनल अलग है। एक्ट बड़ा क्लियर है कि बगैर परमिशन के आप बाहर आदमी या कोई भी रिसोर्स को नहीं भेज सकते दूसरे विदेशों के अंदर, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था आपको। जहां तक सवाल है कॉन्ट्रोवेंशन है, आपने कोई, अगर आप कोई फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको फाइन हो सकता है और आपको सजा हो सकती है। ये एक्ट के अंदर प्रावधान है। नेक्स्ट चलो। ये जहां तक सवाल है, आपको ये चीज समझना है, एक एक्ट है जो कि हमारा जो भारत सरकार ने बनाया हुआ है, और भारत सरकार ने ही मॉडल रूल्स बनाए हुए हैं। रूल्स बेसिकली आप ये समझिए कि एक तो आईपीसी और एक सीआरपीसी,
यानी कि कानून बना हुआ है, उस कानून को कैसे इंप्लीमेंट करना है, किस किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, क्या प्रोसीजर होगा, वो सीआरपीसी में दे रखा है। सेम वे हमारे जो मॉडल रूल्स है प्राइवेट सिक्योरिटी के, वो एक्ट के मुताबिक उनको आगे एलेबोरेट किया हुआ है और क्लेरिफाई किया हुआ है। ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग में क्या सब्जेक्ट्स होंगे, मेडिकल होगा तो मेडिकल के अंदर क्या सब्जेक्ट्स, क्या क्या चीजों को पैरामीटर्स होंगे, आपकी जहां तक ड्यूटी का सवाल है, लाइसेंस का सवाल है, वो क्या क्या आपके पास कंडीशंस, प्री कंडीशंस होने चाहिए, ऐसा करके वो बनाया हुआ है। And I think we have come to the end. Harshil, can I request you the next slide? Sir, which one? Whatever, whichever, because we are not following. Just give me a moment. Sir. Just 2 minutes. We'll be talking about the fire. We all know we lose thousands of crores of rupees every year in the form of आग के कारण से, आग के खतरे से या आग के नुकसान से हम लोग हजारों करोड़ों रुपया लूज करते हैं। और आपने देखा होगा बड़ी बड़ी आग जो सी लगती है, जैसे पीछे जयपुर के अंदर लगी थी, ऑयल रिफाइनरी के अंदर एक ऑयल बेसिकली टैंक के ऊपर लगी थी। और हमने सुना है जामनगर के अंदर काफी बड़ी आग लगी थी। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जंगल्स हैं वहां पे काफी आग लगती है, और जो शहरों के अंदर या फैक्ट्रीज के अंदर भी आपने अक्सर पढ़ा होगा काफी आग लगती है। आग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला, ये सब्जेक्ट जो सा है, ये आपके रोजमर्रा आपकी लाइफ के अंदर, आपकी रोज एक्टिविटीज के अंदर भी काम आता है, अदर देन इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी के सब्जेक्ट के अलावा। क्योंकि सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो पहला आदमी होता है जो कोई भी हादसा या चैलेंज या खतरा होने के कांटेक्ट में आता है। सिक्योरिटी पर्सनल जो सा है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। पुलिस बाद में आती है, और पहले हमारा जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो उस चैलेंज से के सामने आता है या उसको चैलेंज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, फायर इज अ साइंस, इट्स अ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली जो साइंस जो पीछे है, इट्स अ रिएक्शन है, इट्स अ रासायनिक प्रतिक्रिया बोलते हैं इसको। ये रासायनिक प्रतिक्रिया है जो कि जिसके कारण से ये आग लगती है। आगे चलें। ओके, फायर, व्हाट इज फायर? इट इज बेसिकली तीन चीजों का वो समीकरण है ये। बेसिकली आप देखेंगे, फायर इज ए केमिकल रिएक्शन दैट इज मेड विद द हेल्प ऑफ फ्यूल, हीट। ये जो ऊपर है वो हिंदी में है, वो शायद आपके पास फॉन्ट नहीं है, वो खुर्तुग जी सर। निकलता का, डजंट मैटर। जो केमिकल रिएक्शन है ये फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, यानी कि तीन चीजों को मिलाकर के केमिकल रिएक्शन होता है, जो कि आग के रूप में बदल जाता है। यानी कि वो आपको मिलेगा जो फ्यूल अगर आपका है, जो ट्रायंगल आगे आगे पढ़ेंगे हम लोग, फायर ट्रायंगल के अंदर फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन तीनों चीजों का होना जरूरी है आग को जलाने के लिए या आग को कंटिन्यू रखने के लिए। आगे चले। फायर हैजार्ड जहां तक सवाल है, जो ट्रायंगल है उसके अंदर एक सोर्स मिलेगा हमेशा। उस ट्रायंगल का मेरा मतलब है कि एक सोर्स, तीनों अगर हम एंगल देखेंगे तो उसके अंदर कोई न कोई एक सोर्स मिलेगा, या तो कोई फ्यूल मिलेगा जिसके कारण से वो आग लगी है या बढ़ी है, ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है, और वहां पे चिंगारी होना जरूरी है। अब तीनों का जब तक मिश्रण नहीं होगा तब तक आग पैदा हो ही नहीं सकती। आगे बढ़े। जिस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा था, जहां तक है, एक हम लोग इस चीज को देखें कि ऑक्सीजन, इग्निशन और फ्यूल, यानी कि चिंगारी, आपके पास तेल होना चाहिए या आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए। इन चीजों के एब्सेंस में आग नहीं लग सकती है। ऑक्सीजन हमारी हवा के अंदर अवेलेबल है, और किसी टाइप का और ऑक्सीजन का कोई कंप्रेस्ड ऑक्सीजन अगर आग को मिल जाती है, लगी हुई आग को, तो और तेज हो सकती है आग, या हवा का डायरेक्शन जो सा है वो भी आग को आगे बढ़ाता है। सो ऑक्सीजन अगर आग को बुझाना है तो आगे हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। फ्यूल क्या हो सकता है साहब? नहीं, रुको एक मिनट। फ्यूल क्या हो सकता है? गैसेस हो सकती है हमारी, किसी टाइप का ऑयल हो सकता है,
और किसी टाइप के जो कोई भी सॉलिड्स हो, जैसे कपड़ा है, लकड़ी है, किसी टाइप का वो फ्यूल हो सकता है। गत्ता है, कागज है, पत्ते, सूखे पत्ते हैं, ये सारे फ्यूल हैं बेसिकली। और इन फ्यूल का जो अगर आप इनको अलग कर देंगे तो आप फिर दोबारा से आप जो है आग को आप कंट्रोल ला सकते हैं। और इग्निशन का सोर्स होना जरूरी है। कोई भी हो सकता है, चिंगारी किसी की भी हो, दो पत्थरों की चिंगारी हो, दो मेटेरियल की चिंगारी हो, आपकी माचिस की चिंगारी हो, बिजली के करंट की चिंगारी हो, जूतों की चिंगारी हो, जूतों की जो अंदर कील है और वो पत्थर पे जो आप चलते हैं उसकी चिंगारी, उसके कारण से भी आग लग सकती है। ये तीनों का मिश्रण होना आग के लिए जरूरी है। आगे चलो। सबसे पहले हमने असेसमेंट करने के लिए, आग को समझने के लिए आप हमने देखना है कि भाई आग जो है वो जल्दी से फैलती है। क्यों फैलती है? उसको आगे उसको फूड मिलता रहता है, खाना मिलता रहता है, फ्यूल मिलता रहता है उसको। एंड आग जो हमेशा ज्योमेट्रिकली फैलती है, तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या साइड में जाएगी। सो आपने समझना है कि जो आग फैल रही है उसको साथ साथ उसको जो बाकी जो दो रिसोर्स हैं वो भी मिल रहे हैं। हीट भी मिल रहा है उसको, टेम्परेचर जहां तक सवाल है उसके आसपास टेम्परेचर गर्म होता जाएगा, उसको आसानी से फैलती जाएगी। और जहां तक सवाल है फ्यूल है, उसके कारण से वो उस फ्यूल को आगे आग लपटे पकड़ती रहती है और आगे बढ़ती रहती है आग। ये कार्रवाई को समझना है कि जहां तक सवाल है, अगर आग फैल रही है, वो जो आग बड़ी होती जाएगी, क्यों होती जाएगी? बिकॉज उसको आगे फ्यूल मिलता जा रहा है और ऑक्सीजन मिलता जा रहा है। अगर आप फ्यूल को कट कर देंगे तो आप आग को कंटेन कर सकते हैं, उसी जगह रोक सकते हैं। आगे चले। फ्यूल कौन से बोल सकते हैं हम लोग, कौन कौन से टाइप के फ्यूल हो सकते हैं? जो आग पकड़ने वाले लिक्विड्स हैं, कोई सॉल्वेंट्स हैं, कोई भी किसी टाइप का भी, आप इवन जो अल्कोहल है, जो शराब बोलते हैं, ये भी एक एक तरीके से आग का एक अच्छा दोस्त माना जाता है। किसी टाइप की स्पिरिट्स है, गैसेस हैं, जो केमिकल्स हैं, या लकड़ी है, जो पेपर, कार्डबोर्ड्स, किसी टाइप के अखबार, जो जो नॉर्मल हम लोग वेस्ट पेपर फेंकते हैं वो, प्लास्टिक से, रबर है, पोलीरुथेन फोम है, पीओएफ जो आपने देखा हो कि आजकल शूज भी बनाते हैं। आप अपने हम लोग जनरली जब पुराने होते हैं जूते यूज करके चप्पल फेंक दिए हम लोगों ने, या कोई स्पोर्ट शूज फेंक दिए, वो आग का बहुत अच्छा एक फ्यूल है। फ्लेमेबल गैसेस लाइक एलपीजी और एसिटिलीन है, आप पीएनजी, सीएनजी, सारी ये गैसेज जो सी हैं वो आग का बड़ा अच्छा एक फूड के तौर पे मानी जाती हैं। फर्नीचर्स है, टेक्सटाइल्स है, लूज पैकिंग मटेरियल्स है। कैसे साहब? जैसे हमने देखा होगा कार्टन है, जो गत्ते हैं लकड़ी के हैं, किसी टाइप के कागज हमने रैप किए हुए हैं वो वाले हैं। आपके इवन जो ये पॉलिथीन की जो बैग्स हैं, वो सारे के सारे जो है एक अच्छे फ्यूल के तौर पे माने जाते हैं आग के लिए। वेस्ट मटेरियल्स है, हैंड बोर्ड, क्लिप बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, सीलिंग्स एंड सिंथेटिक सीलिंग्स। ये जितनी भी आर्टिफिशियल सीलिंग्स लगी हुई हैं, आज देखते हैं हम लोग बड़े बड़े मॉल्स के अंदर, या हमारे जो मॉडर्न जो लिविंग है उसके अंदर आर्टिफिशियल सीलिंग का काफी बड़ा योगदान है। लेकिन वो आग का बड़ा एक अच्छा, आप ये समझिए, फ्यूल के तौर पे खतरा बन के आ सकता है सामने। आगे चले। इग्निशन सोर्स क्या हो सकता है साहब? वो तो मटेरियल था जो आग का खाना था। और आग का इग्निशन चिंगारी क्या हो सकती है? कोई भी टाइप का सिगरेट है, मैचेस है आपके पास, लाइक ऐसे हम लोग ये सिगरेट पीते हैं, माचिस, अपनी माचिस, जलती माचिस को फेंक दिया, जहां पड़ती है वहां पे कोई कागज, कोई सूखा हुआ पत्ता, या कोई किसी टाइप का फ्लेमेबल मटेरियल है, वो 1 मिनट आग को पकड़ लेगा। नेकेड फ्लेम्स है, कोई भी जो नंगी जो आंच है, या जो वो भी एक आग का कारण है इग्निशन का। क्यों है? अगर फ्लेम हवा में है तो आसपास के वातावरण को काफी गर्म कर लेती है। आपने देखा होगा गैस के ऊपर बर्तन रखा होता है, तो बर्तन के ऊपर आग तो नहीं लगी होती, लेकिन बर्तन गर्मी काफी हो जाती है, वहां पे वो खाना बना लेता है। तो नेकेड फ्लेम जहां तक सवाल है, अगर आपका गैस के अंदर आप वैसे पतीला रखा है, आपने देखो, आप देखेंगे कि उसके अंदर आग नहीं लगती है। लेकिन अगर तेल बहुत गर्म हो जाता है
आपने देखा होगा ढाबों में कई बार वो जब तिलका मारते हैं दाल के अंदर, आप देखेंगे उसके अंदर वो आग लग जाती है, दैट इज व्हाट बेसिकली नेकेड फ्लेम। जहां तक है हीट टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है वहां पे उस एरिया के अंदर, तो छोटी सी चिंगारी भी वहां या उस हीट के कारण से भी आग का सोर्स बन जाता है इग्निशन का। इलेक्ट्रिकल गैसेस, ऑयल, जितने भी हैं सारे जो से हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द अच्छे इग्निशन मटेरियल है। इंजन एंड बॉयलर्स हैं, मशीनरी है। इंजन आपने देखा होगा कई बार गाड़ी के पीछे जब आपके साइलेंसर के अंदर से कई बार आग आप बबल देखेंगे, उसके साथ साथ जब पटाखा बजता है तो अंदर जो चिंगारी निकलती है वो भी बड़े खतरनाक है। मशीनरी, फॉल्टी मिसयूज, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, अभी बात करी थी हमने पहले भी, इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स है उनको सर्विसेबल होना बहुत जरूरी है, वरना अगर तार छोटा भी कहीं पे शॉर्ट हो गया तो वहां पे चिंगारी पैदा होना स्वाभाविक है। और वो चिंगारी जो सी है, अगर उसके आसपास कोई वो जो अच्छा पदार्थ जो खाना, आग का जो खाना अगर पड़ा हुआ है तो वो काम बहुत खतरनाक बन सकता है। लाइटिंग इक्विपमेंट है, हेलोजन लैंप्स है, जो लाइटिंग इक्विपमेंट्स है सब हमारे, जैसे अभी दिवाली के टाइम हम देखेंगे लड़ियां बहुत दुनिया चलाती है, लड़ियां जलाती है, दीपक जलाती हैं, वो भी एक आग का खतरा है। उसके आसपास कोई भी चीज जलने वाली ना हो तो हम सिक्योरिटी सेफ्टी में उसको ले सकते हैं। हॉट सरफेस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इक्विपमेंट, बेसिकली कई बार इतनी गर्मी हो जाती है, गर्मी के कारण भी आग पहुंच जाती है, बिकॉज टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, वो पहले वहां पे थोड़ा थोड़ा जलना शुरू होता है धुआं, एंड अल्टीमेटली आग में वो कन्वर्ट हो जाता है, उसको ऑक्सीजन मिलते ही। फ्रिक्शन है, जैसे मैंने बताया आपको, इंक्लूडिंग जो जो जूते हैं, जो जनरली हम लोग सिखाते हैं जब अपनी ट्रेनिंग के दौरान, कि सिक्योरिटी गार्ड को जनरली सोल, जो फ्लेक्सिबल सोल है, बगैर कील के वो जूता आपको पहनना चाहिए। दैट मीन्स बेसिकली सरफेस के ऊपर किसी टाइप का फ्रिक्शन के कारण से, कोई पत्थर के फ्रिक्शन से या कोई टाइल के फ्रिक्शन के कारण से कहीं पे चिंगारी ना फूट जाए या चलते चलते आपको पता ना लगे, तो वो खतरा बन सकती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जहां तक सवाल है, आप देखते हैं जो आसमान में कई बार बिजली गिरती है, पहाड़ों में अक्सर सुनते हैं हम लोग, ये भी बड़ी खतरनाक है। आप मटेरियल के आसपास कहीं बिजली गिरी तो अंडरस्टूड है, आप देखे होंगे कि भाई गांव वगैरह के अंदर ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है, या जंगलों में आग लग जाती है, या जो हमारे इंस्टॉलेशन है वहां पे जहाँ पे केमिकल्स प्रिजर्व है वहां पे आग लग जाती है। मेटल इम्पैक्ट जो है, एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं जब, वो भी आग चिंगारी पैदा करते हैं। और किसी टाइप का आर्सन, कोई असला, बारूद जो सा है, ये हम लोग दिवाली के टाइम में अक्सर देखते हैं, छोटी मोटी आग तो लगती है शहरों के अंदर, कई बार वो आग बड़ा खतरनाक और रूप ले लेती है और काफी नुकसान कर जाती है। हर साल जो है ये आप महसूस करते हैं, अखबार में पढ़ते होंगे कि पटाखों के कारण से, पटाखों की फैक्ट्री में, पटाखों के गोडाउन में, या घरों के अंदर पटाखों के रीजन से आग लग जाती है, तो वो भी एक इग्निशन का सोर्स है, यानी कि स्पार्क है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीसरा जो ट्रायंगल का पार्ट है, ये एक बहुत ही जरूरी है। अगर दोनों आपके पास फ्यूल भी है और चिंगारी भी है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पे आप आग नहीं लगेगी साहब। सो ऑक्सीजन जो सा है, हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन, हम खुद ऑक्सीजन लेते हैं, और वो जो है कारण से एक तीसरा जो सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन या खतरा है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को हम बंद नहीं कर सकते, वो क्योंकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन सेम टाइम जो दो मैंने कारण बताए, फ्यूल और इग्निशन, उसको जरूर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं सावधानियों से और अपने थोड़ी सी होशियारी से। आगे चले साहब, ट्रायंगल ऑफ द फायर, जैसे फिर हमने बात करी कि बड़ा सिंपल है, आग तभी लगेगी जब ये ग्रीन, येलो एंड रेड तीनों अगर ट्रायंगल मिलेंगे, तीनों लाइनें मिलेंगी, तभी आग लगेगी। नहीं, अगर इनमें से एक लाइन भी अगर आप हटा देंगे तो आग नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास चिंगारी भी है और ऑक्सीजन भी है, अगर आप हवा के अंदर आप माचिस जलाएंगे तो आग नहीं लगती है, वो सिर्फ आपकी जो स्टिक है, मैच स्टिक है, उसके ऊपर रह जाती है। लेकिन अगर फ्यूल, अगर आसपास कोई पेट्रोल पड़ा हुआ है या पेट्रोल का कपड़ा पड़ा हुआ है या कोई किसी टाइप का कागज है या कोई सूखे पत्ते हैं, तो आप उसी आग को दिखाएंगे तो आप देखेंगे आग लग गई चारों। तो दैट मीन्स इट इज अंडरस्टूड है कि इन तीनों लाइन में से, रेड, ग्रीन एंड येलो में से एक को हटा देंगे आप, तो आपकी फायर जो है ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। एज ए सिक्योरिटी पर्सनल हमको इस चीज को समझना है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास रखा हुआ है, वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो यही काम करता है कि आपका एक पार्ट को काट देता है।
एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जहां तक सवाल है भाई ऑक्सीजन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आपका एज ए सिक्योरिटी पर्सनल वो दो तरफ ध्यान ज्यादा जाना चाहिए, जो रेड लाइन है हीट और जो ग्रीन लाइन है वो फ्यूल की तरफ। तो ट्रायंगल हमेशा याद रखना, जब भी फायर देखे तो मेरे को ये चीज हमेशा आपके जहन में माइंड में आनी चाहिए कि मैं कौन से लाइन को काटूं। आप एज ए सिक्योरिटी पर्सनल आप अच्छा काम कर पाएंगे। आगे बढ़े। टेक्निक्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशमेंट, आगे आगे बढ़े। वी हैव टू सी कि सबसे बड़ा टेक्निक्स है, मैंने जैसे सिंपल बताया कि कूलिंग सिस्टम से आप क्या कर सकते हैं, जो इग्निशन टेम्परेचर उसको नीचे ला सकते हैं। कूलिंग सिस्टम क्या हो सकता है सर, आपके पास आग को जो उसका जो टेम्परेचर है उसको कम ला करके, कैसे, पानी फेंक दिया आपने आग के ऊपर, जब पानी फेंकेंगे तो टेम्परेचर नीचे हो गया तो आग आगे बढ़ेगी, अंडरस्टूड है। लेकिन पानी आप हर टाइप की आग के ऊपर नहीं फेंक सकते। सो आपने ऑक्सीजन को किसी ढंग से कट करना है, या आग को जहां तक उसका जो गर्माइश है उसको जो टेम्परेचर है उसको कम करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर बात करें कि जैसे अभी यूएसए में लेटेस्ट कैलिफोर्निया के अंदर जो जंगल्स के अंदर आसपास आग लगी थी, उन्होंने उसको कैसे कंटेन किया था, सिर्फ दो तरीके से। एक तो ऊपर से पानी फेंक के, बिकॉज इट वाज अ टाइप ए फायर, और दूसरा फायर लेन्स बना कर, यानी कि लोगों को इवैक्यूएट करवा करके और जंगल्स में फायर लेन बना के, ताकि इसका टेम्परेचर इस पार्ट का टेम्परेचर इस पार्ट में ना जाए। दैट इज व्हाट ये साइंस यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि आप ऑक्सीजन को जंगलों में बड़े इलाके में कम नहीं कर सकते। फ्यूल जो सा वो तो ऑलरेडी है, कितने पेड़ काटोगे, कितने पत्ते साफ करोगे, पॉसिबल नहीं है। ओनली पॉसिबल आपके पास ऑप्शंस है, आप पानी फेंकना और दूसरा फायर लेन्स बना करके फायर को सेग्रीगेट करना, ताकि उसकी हीट जो है सेकंड लॉट में ना जाए। आगे चलो। कूलिंग इज वन ऑफ द पार्ट है। दूसरा है सर सेकंड पार्ट, नेक्स्ट, बाय कटिंग दी ऑक्सीजन, यानी कि स्मूदर करना। आपने जैसे गला घोटते हैं तो बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो बॉडी डेड हो जाती है। सेम वे आग का गला घोटना। आग का गला कैसे घोटेंगे साहब, जैसे बोलते हैं कि अगर किसी आदमी पे आग लगी है तो फायर ब्लैंकेट डाल दो ऊपर। फायर ब्लैंकेट क्या काम करता है, बेसिकली वो ऑक्सीजन को कट कर देता है और आपके बॉडी जो सा है, जो आप अपनी बॉडी को बचा लेते हैं। सेम वे आग लगी बाहर तो आप उनको प्रेशर से भी दबा सकते हैं, स्मूथ, यानी कि पांव से जैसे रगड़ते हैं वैसे करके भी आप इसको स्मूथनिंग कर सकते हो आग को, या किसी भी मटेरियल से उसको सप्रेस कर सकते हैं। कोई मिट्टी डाल करके उसको आप कम कर सकते हैं, बिकॉज मिट्टी इज अ गुड कंडक्टर है। दूसरा जहां तक सवाल है, आप इसको किसी टाइप का पानी का जो सा है भाव से उसकी टेम्परेचर कम करके वहां पे कम कर सकते हैं प्रेशर से। और बेसिकली आग को दबाव से कम करना, ऑक्सीजन को सिर्फ आप दबाव से कम कर सकते हो, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो भी यही काम करते हैं, जैसे फोम टाइप, हम आगे बढ़ेंगे, जो फोम टाइप के जो एक्सटिंग्विशर्स हैं वो उसका एक बबल बना देते हैं उस एरिया के ऊपर जहां पे आग लगी है, वहां पे ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली कट हो जाती है, नाउ टेम्परेचर वो कम हो गया, आग बुझ जाती है। नेक्स्ट आगे चले। नेक्स्ट, फ्यूल को कट करने के लिए, फ्यूल को कट करने के लिए आप अगेन जैसा मैंने एग्जांपल दिया था अभी कि स्टारवेशन के द्वारा, यानी कि जंगल में आपने लेन बना दी, या अगर शहर में आपकी आग लगी है तो आपने जो लोगों को वहां से इवैक्यूएट करवा करके, या जो आइटम्स थे जो आग को पकड़ने के सेंसिटिव आइटम्स थे उनको उनकी जो ट्रेल है उसकी जो सिस्टम है उसको सेपरेट करके आप जो है वो आप स्टारवेशन भी कर सकते हैं। यानी कि चिंगारी को जो सा है आपने उसको कम करके, फ्यूल को कम करके या ऑक्सीजन को कम करके भी आप गाड़ी इसको फायर को कंट्रोल कर सकते हैं सर। नेक्स्ट, ओके, क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर एबीसी मैंने बताया। जैसे ए है वो मटेरियल जो सा है, वुड, पेपर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल्स, कपड़े, इनकी जो है वो बनती है। बी है जो सी है वो लिक्विड जो फायर है, बेसिकली किसी टाइप का आपका जो ग्रीसेस हैं, जो ऑयल्स हैं, या आपके जो तेल हैं उनके। फिर गैसेस हैं, जैसे इवन जो
जो इंडस्ट्रियल गैसेस हैं, प्रोपेन, बुटेन, एसिटिलीन, H225, ये जो सी गैसेस हैं, या इवन जो घर में यूज करते हैं, CNG, PNG, LNG, ये जो गैसेस हैं उनको भी टाइप सी टाइप की फायर है, वो आपने समझना जरूरी है। ए के लिए एक टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं, बी के लिए अलग, और सी के लिए अलग, और डी के लिए अलग। डी है बेसिकली मेटल की जो फायर है, जो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में, सोडियम में, वो जो फायर्स है। और एक फायर है इलेक्ट्रिकल फायर, जो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, स्विचेस हैं तारों में, या उनके हीट के कारण से वो फायर होती है। स्पार्क वहीं पे होता है, लेकिन वो गुड कंडक्टर, उसमें रबर लगा हुआ है या उसको जलने वाली चीज मिल जाती है, तो आगे वो फायर बढ़ती है और अल्टीमेटली चिंगारियां बड़ी होती है। वो आसपास जो मटेरियल घर के अंदर या आपकी फैक्ट्री के अंदर या आपकी जो संस्था के अंदर जो है उसको पकड़ने में, और फिर अल्टीमेटली पूरे मकान के अंदर या आपकी फैक्ट्री में आग लग जाती है। टाइप ई टाइप की फायर है। मैंने आपसे पूछा था, एक और फायर है, टाइप के बोलते हैं उसको। टाइप के फायर इज अ किचन फायर। बेसिकली इट्स अ ऑयल बेस्ड फायर है। आपके अंदर घर में जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, रिफाइंड ऑयल्स हैं, देसी घी है, दे आर ऑल गुड कंडक्टर्स हैं बेसिकली फायर के लिए। दे आर ऑल गुड इग्निशन मटेरियल है, दे आर गुड फ्यूल फॉर द फायर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किचन के अंदर जो गैस है, जो आपके घर के अंदर जो आपकी जो LPG है, वो तो खतरा है ही है। उसके अलावा इवन जो ऑयल्स हैं, टाइप टाइप अलग अलग टाइप के जो ऑयल है, वो भी खुद भी एक फ्यूल के तौर पे काम करते हैं। आगे बढ़े, फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ABCD जो जो फायर्स हैं, उसको कौन से फायर एक्सटिंग्विशर्स कब यूज करना होता है। आई थिंक विल मिस बहुत सारा, अभी बहुत हर्षिल बहुत पार्ट रह गया है। आई थिंक विल हैव टू हरी इट अप। बेसिकली मैं आपको इस में डिटेल में जाने की बजाय मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जनरली 3 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, ABC। जहां तक सवाल है, ए है वो पानी का है, जो एक अंदर हम लोग अपने इंस्टीट्यूशन में, जैसे आपने ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को पढ़ाते हैं, हो सकता है शायद आपके स्कूल में इसको इस ढंग से आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बट मैं चाहूंगा कि अगर इस चीज को हम लोग स्कूल के अंदर भी ला सकें, कि डोंट वरी अबाउट, आई जस्ट स्पीक, यू कैन रिमूव दिस। ABC जो फायर है, जहां तक सवाल है, उसके अंदर व्हाट वी टू अंडरस्टैंड इज कि सिंपल एक सिलेंडर है, एक एक्सटिंग्विशर है जिसका सिलेंडर शेप का है, उसके अंदर पानी आपने डाला हुआ है, फायर जहां तक सवाल है, और उसके अंदर CO2 की बोतल, एक छोटी आपने एक ट्यूब डाली हुई है। जब आप पास प्रेस जब आप करते हैं, जब प्रेस करते हैं, सो आप देखेंगे कि वो बॉटल को स्ट्राइक करता है, उसका जो स्ट्राइकर है, आपके जो हैमर, उसका स्ट्राइक करता है, बॉटल के अंदर से ऑक्सीजन निकल जाती है, और उसके प्रेशर के कारण से पानी स्पीड से बाहर आता है। पानी नॉर्मल जो टाइप ए की फायर के इस्तेमाल आता है। जहां तक टाइप बी है सवाल है, टाइप बी में यू हैव टू अंडरस्टैंड, फोम डाला जाता है और CO2 वही कैंडल नीचे किया जाता है। अगेन सेम थ्योरी, स्ट्राइक करता है आपका, जब आप दबाते हैं, प्रेशर देते हैं उसको अपने हैंडल से, वो उसका हैमर स्ट्राइक करता है, बॉटल क्रैक करता है, और अल्टीमेटली बॉटल और जो फोम मिलकर के फोम टाइप का बन जाता है। प्रेशर बेसिकली CO2 तो प्रेशर फॉर्म करता है। और जो डी टाइप की फायर है, मेटल की जो फायर्स हैं, उनके लिए हम लोग जल्दी करते हैं, जो DCP पाउडर यूज करते हैं। जो DCP पाउडर है, DCP पाउडर है जो सा, वो ड्राई केमिकल पाउडर, वो इस्तेमाल करते हैं। CO2 की बोतल जो सी है, वो सिलेंडर के अंदर डाल दी जाती है, और उसको जब आप स्ट्राइक करते हैं, वो दोबारा से बर्स्ट होता है, और वो अल्टीमेटली वही एक्शन रिएक्शन होकर के आपका जो हवा के कारण से या प्रेशर के कारण से छोटे छोटे दाने बाहर निकलते हैं, वो आप यूज करते हैं बेसिकली इसके अंदर मेटल की फायर के लिए। कई बार देखा होगा आपने, एक्सटिंग्विशर के ऊपर ABC लिखा होता है, दैट मींस बेसिकली वो टाइप C फायर के लिए है, लेकिन दे कैन बी यूज फॉर AB आल्सो, बिकॉज हम लोग ज्यादातर उसको यूज नहीं करते हैं, बिकॉज वहां पे जो है डैमेज ज्यादा होता है। बिकॉज ऑफ दी मेटल की फायर के अंदर आप क्रस्ट जो है ऊपर बनाते हैं, तो आपके जो इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, आपके जो पर्सनल इक्विपमेंट है, उसमें आग पड़ी है, और आप अगर C टाइप एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं, एक तो महंगा पड़ता है, दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपका जो आइटम्स है आग से तो डैमेज होंगे, उसके कारण से भी, क्योंकि वो लेयर बन जाएगी ऊपर, वो डैमेज करता है। इस कारण से जनरली हम लोग बी टाइप के जो 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 एक्सटिंग्विशर्स है, उसको इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फायर के लिए।
I think I finished the fire wala, and any questions you have, you can always ask me after this. Next, chalo. Just give me a हाँ, minute. फर्स्ट एड की बात कर लेते हैं. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. और लॉ पे यू फील लाइक. Is it visible? First aid. Okay. Let's talk about the first aid again. A very important subject. Like I said, it is used in आपके रोजमर्रा की लाइफ में भी ये काम आता है. और फर्स्ट एड के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है कि आपको ये एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. Sir, we are on session and objective. आगे बढ़ो. I know this hardly. What we have to understand is what is first aid. फर्स्ट, आप सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने समझनी है. फर्स्ट एड का जो ट्रेनिंग है वो एक इंसान को सक्षम बनाना है, उसको डॉक्टर बनाना नहीं है. फर्स्ट एड का जो एक ड्यूटी है, फर्स्ट एड का जो काम है वो ये है कि डॉक्टर के आने तक पेशेंट की मदद करना. तो फर्स्ट एड बेसिकली आपको हमेशा माइंड में रखना है कि फर्स्ट एड का मतलब है पेशेंट की मदद करना, ना कि उस बीमारी को या उस चैलेंज को एग्रीवेट करना. एम बड़ा सिंपल है, पेशेंट की मदद करना. कैसे मदद करेंगे आप? प्रिजर्व लाइफ. बेसिकली लाइफ को जो जान है उसके अंदर, शरीर के अंदर, उसको सेव करना. एम फर्स्ट एड का एक वन ऑफ द एम है कि लाइफ को बचाना है. हमारा एम जो सा है, लाइफ को ठीक करना नहीं है, लाइफ को बचाना है. उसको जो अगर चोट लगी है, जला है, किसी टाइप का फ्रैक्चर है, कोई किसी टाइप का डैमेज हुआ है, कोई शारीरिक डैमेज है, उसको आप किस ढंग से मदद कर सकते हैं? आप उसको रिकवरी में हेल्प कर सकते हैं. कैसे हेल्प कर सकते हैं रिकवरी में? जैसे फॉर एग्जांपल कि आग लगी हुई है, वहां से बॉडी को धीरे 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 करके रिमूव करना, ताकि उसकी हीट के कारण से और ज्यादा वो ना हो. रिकवरी है, सपोज गर्दन मुड़ी हुई है, एक्सीडेंट हो रखा है, आपने गर्दन को थोड़ा सा धीरे धीरे करके, ताकि सलाइवा बाहर निकल सके, उसको और टिल्ट कर देना या सपोर्ट दे देना. जहां तक सवाल है कि किसी टाइप का कोई अगर सपोज चोट लगी है, हाथ टूट गया है, पैर टूट गया है, वो उसको ठीक करना नहीं है, उसको सपोर्ट करना है. जो कंडीशन है उसको और खराब नहीं होने देना. एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई पानी मांगता है आपसे, जब फर्स्ट एड का जब आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं एक्शन, वो बोलता है मेरे को पानी दे दो, तो आप पानी नहीं देंगे उसको. आप उसको कंट्रोल्ड पानी दे सकते हैं कि आपने चम्मच के द्वारा या मे बी ड्रॉपलेट्स के द्वारा या एक छोटी सी उसके किसी सोर्स के द्वारा आप उसको छोटा सा पानी पिला. ज्यादा पानी पिलाएंगे हो सकता है वो उसको ज्यादा डैमेज कर दे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेशर पड़ेगा उसके ऊपर. आगे चले. फर्स्ट एड की 4 एज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इनको हमेशा याद रखना. आपके पास ज्ञान होना चाहिए, असेसमेंट करने का सही आपके पास दिमाग होना चाहिए, क्या एक्शन लेना है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, और आफ्टर केयर आपने एक्सीडेंट के बाद क्या केयर करनी वो आपके पास होना चाहिए. अवेयरनेस हम लोग कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट एड की क्लास में, आगे बढ़ाएंगे हम लोग. असेसमेंट करना आपका ये एज ए सिक्योरिटी पर्सनल आपको पास ये इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जो डैमेज हुआ है या जो एक्सीडेंट हुआ उसको कैसे कंटेन करना है, कम से कम छोटे से छोटे उसको पार्ट में उसको ज्यादा बिना खतरा में कैजुअलिटी को ले जाए बगैर उसको कंट्रोल करना है, और क्या एक्शन लेना है आपको पता होना चाहिए. और आफ्टर केयर जब तक चिकित्सक सहायता नहीं आती है तब तक कैसे उस पेशेंट को आपने हेल्प करना है, ये आपको दिमाग में आना चाहिए जब भी आप कैजुअलिटी सामने हो आपके. आगे चलो. एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये डॉक्टर जो हमारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी जो पहले बड़ा इसको प्रचार किया था, प्लेटिनियम पीरियड है 15 मिनट्स में. अगर किसी को स्ट्रोक है, किसी टाइप का हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है, या किसी टाइप का जो एक्सीडेंट है, इवन जो फैटल एक्सीडेंट्स हैं, इवन जो फायर के जो बर्न्स हैं किसी टाइप के, अगर आप 15 मिनट में हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं कैजुअलिटी को, देयर इज अ 95% चांसेस वो बच सकती है. प्लेटिनियम टाइम जहां तक सवाल है कि बहुत बड़ा एक संभावना है, बल्कि आई विल से मोर देन 95% चांसेस है. अगर आप, क्योंकि 15 मिनट तक आदमी का इवन जो ब्रेथलेसनेस है वो भी कंट्रोल कर लेते हैं. शरीर हमारा परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं.
अगर सांस भी नहीं आ रहा है तब भी लोग बाग सांस कंट्रोल कर जाते हैं, और अल्टीमेटली डॉक्टर की जो सहायता अगर मिल जाए 15 मिनट के अंदर अंदर, कैजुअलिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गोल्डन आवर्स है जो कि 60 मिनट्स में। रोड एक्सीडेंट्स में अक्सर देखा होगा आपने कि कोशिश करते हैं जो जो फर्स्ट एड जो उनकी ड्यूटी है वो फटाफट से गाड़ी में डाल के उसको पहुंचाते हैं। देयर इज अ गुड चांस कि कैजुअलिटी बच सकती है। अगर कैजुअलिटी 3-4 मिनट ब्रेथलेस है तब भी कोई ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, दोबारा से भी ब्रेथ शुरू हो सकता है। और हम लोग जो सीपीआर की जो एक्शन बात करते हैं, आज तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, बट अगर डिटेल में हम लोग चलते हैं तो सीपीआर से के द्वारा भी आप दोबारा से कैजुअलिटी के अंदर ब्रीदिंग जो है ला सकते हैं। ब्लीडिंग है, ये आपने समझना है इस चीज को कि इवन 2 लीटर भी अगर ब्लड लॉस हो जाए, हालांकि आदमी फेंट हो जाता है उस टाइम तक, वहां पे सेंसेस में नहीं रहता है, क्योंकि हमारे जो एक हेल्दी शरीर है, ये मानना है कि तकरीबन 4.5 से 5 लीटर हमारे शरीर के अंदर आम जो 60 किलो 65 किलो का आदमी है उसके अंदर तकरीबन 4.5-5 में भी 105 लीटर जो है ब्लड होता है, डिपेंड करता है हेल्थ के ऊपर। बट अगर 5 लीटर ब्लड आपके पास है, अगर उसमें से 40% लॉस हो गया तब भी चांसेस हैं कैजुअलिटी को बचने के। आपने ये चीज समझना है कि मेन जो हमारी जो आर्टरीज हैं, जो आपसे अक्सर देखा होगा ये आर्टरीज को काटते हैं, या जांघों में जो आर्टरीज है, अगर वो डैमेज नहीं है तो देयर इज अ गुड चांस ब्लीडिंग के बाद भी कैजुअलिटी बच सकती है। हमने देखा कई बार फौज में ऑपरेशंस के अंदर कि कई बार आपकी जो थाइज के ऊपर अगर बर्स्ट लग जाता है तो अक्सर कैजुअलिटी बचनी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज वो जो जो एरिया है वो उन जांघों के अंदर से या आपके जो साइड से मेन जो आपकी आर्टरीज है वो ट्रेवल करती हैं, जो ओवरऑल ब्लड को सर्कुलेशन बढ़ाती है। सो ब्लड लॉस को कंट्रोल करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। आप कैसे कंट्रोल करेंगे, मे बी प्रेस करके, मे बी हाथ ऊपर करके, मे बी बांध के उसको, लेकिन कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी है। आर्टरीज को स्पेशली जो कंट्रोल बड़े बड़े जो उनसे जो जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई आर्टरीज का अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको जितना टाइट आप बांध सके, उस पोर्शन को जितना टाइट पकड़ सके वो बेटर रहेगा कैजुअलिटी की मदद के लिए। आगे बढ़े। बर्न्स है, जहां तक सवाल है, आग से किसी भी घर में हादसा हो सकता है, आपके ऑफिस में हादसा हो सकता है, आपके गाड़ी के अंदर हादसा हो सकता है। सो फर्स्ट डिग्री बर्न चांसेस बहुत कम होते हैं बचने के, 85-80% एंड ऊपर जब अगर आदमी जल जाता है तो चांसेस बहुत कम होते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न से बचने के बाद। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इवन जो बहुत सिवियरली बर्न बॉडीज हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए। आपने देखा होगा एसिड अटैक्स वगैरह में जब कई बार सुनने में आता है या पढ़ने में आता है कि वो कैजुअलिटी को फटाफट से वो चिकित्सक सहायता मिल गई तो वो एसिड अटैक के बावजूद भी बच जाते हैं, बिकॉज पूरा बर्न अभी हुआ नहीं था। जो सेल्स है हमारे, या स्किन है या कैपिलरीज है, पूरी बर्न नहीं हुई थी। चांसेस यही है कि भाई हम कोशिश करें कि फर्स्ट डिग्री बर्न तक ना कैजुअलिटी को जाने दें, उससे पहले हम लोग उसको कर लें। सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री जहां तक सवाल है कि सीरियस बर्न्स हैं, एंड सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ये जो सेकेंड और थर्ड डिग्री जहां तक सवाल है ये बर्न्स का उल्टा है। फर्स्ट डिग्री जो सा है ये यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज अ नॉट अ सीरियस वन। फर्स्ट डिग्री इज बेसिकली कट्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लेड से आपको काम करते समय या कोई कील लग गई, या आपका कोई शीशे से कट लग गया, या आप गिर गए जो मे बी स्किन रप्चर हुई है, छोटी सी स्किन डैमेज हुई ऊपर से, अपर स्किन जो नीचे कैपिलरीज है वो भी शायद हो सकता छोटी मोटी डैमेज हुई हो, लेकिन मेन टिश्यूज है वो ज्यादा नहीं डैमेज हुए। सो अंडरस्टूड है कि अगर आप फर्स्ट जो डिग्री है वो तो खुद भी रिकवर कर लेता है, या मे बी बर्नोल लगा दिया आपने देखा होगा, या कूल जो आया जो ठंडा पानी डाल करके। मैं सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि जब बर्न हुआ है तो आप ठंडा पानी डालेंगे या आइस डालेंगे या नॉर्मल पानी डालेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि टेम्परेचर बॉडी का डाउन करना है हमें। मैं जवाब खुद ही देता हूँ इसका। मैं हमने बॉडी का टेम्परेचर को डाउन करना है, बिकॉज ये हमारी नेचुरली बॉडी की जो शेप है, जो हमारी काया है, वो ऐसी बनी हुई है कि जहां पे भी एक्सीडेंट होगा, जहां पे भी कट लगेगा, वहां पे ब्लड का रश होगा ही होगा, क्योंकि उसको जो दिमाग को जो सिग्नल गया है वहां पे सारा जो डाइवर्जन बॉडी का, वहां पे उसको ब्लड ज्यादा वहां पे लॉस हो रहा है, वहां पे ज्यादा ब्लड भेजना है, वहां टेम्परेचर बढ़ जाएगा उस एरिया का।
तो ऑलरेडी जला हुआ है, ऊपर से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो बहुत जरूरी है कि उसको हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल करें। आपने देखा होगा जहाँ पे सीमेंट का काम होता है, हम लोग बोलते हैं कि पानी से उसकी सिंचाई करो, तराई करो। इसका मतलब बेसिकली उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, जो क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसके कारण से और ज्यादा डैमेज होगा। सो अगर छोटा मोटा कट लगा हुआ है, जो फर्स्ट डिग्री कट्स हैं, उनको वी हैव टू इंश्योर कि वहां टेम्परेचर कंट्रोल रहे। अगर आप बर्फ लगाएंगे या ठंडा पानी लगाएंगे तो टेम्परेचर वहां पे सडन डाउन हो जाएगा, बॉडी उसको टेक ऑन नहीं कर पाएगी, और अल्टीमेटली वहां पे लंप बन जाएगा, छोटा गांठ सी बन जाएगी, क्योंकि ब्लड है, ब्लड वो थिक हो जाएगा, वहां गांठ बन जाएगी, तो डैमेज ज्यादा होगा। इसलिए बोलते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पानी जो सा है जब भी जला होता है, उससे आप पानी को ठंडा डालते रहे और पानी को सिर्फ धोते रहे, उसको मसले नहीं, सफाई करने की कोशिश ना करें। छोटे मोटे जो अगर कोई किसी टाइप के स्किन बर्न्स है या छोटे मोटे कोई अलग अलग शेप के जो कोई आपको लगता है, तो उसको आप साफ करने की कोशिश ना करें। वहां पे सिर्फ नॉर्मल पानी से टेम्परेचर को ठंडा रखें एंड फर्स्ट एड जो है हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करें। सेकेंड डिग्री कुछ दिनों में, जैसे बच्चों का अक्सर देखते हैं हम लोग, बाहर जब खेल रहे होते हैं, साइकिल से गिर गए, चोट लग गया, स्किन डीप, ज्यादा डीप नहीं है, लेकिन यस डेफिनेटली स्किन रप्चर हुई है या स्किन जो है डैमेज हुई है, वो भी थोड़े दिन बाद आप नॉर्मल जो सा ये जो ऑइंटमेंट्स लगा के पाउडर्स लगा करके आप जो उसको रिकवर करा लेते हैं। वैसे भी नेचुरल बॉडी के पास अपनी खुद की क्षमता भी होती है नेचुरली हील करने का, अनलेस एंड अनटिल कोई सेप्टिक हो जाए या किसी टाइप का और कोई घाव वो बच जाए। बस जहां तक है न्यूरोस्पोरिन जो क्रीम देखा होगा, न्यूरोस्पोरिन पाउडर्स है, ये अलग अलग क्रीम्स है, बेसिकली उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में भी इसका रेमेडी हो सकता है। इसके लिए हॉस्पिटल इमीडिएटली ले जाने की जरूरत नहीं। थर्ड डिग्री बर्न जिनसे है वो वहां पे वो सीरियस बर्न है, जो मे बी स्किन की जो डैमेज है इतना ज्यादा हो गया कि स्किन खुद रिकवर, अपने आप खुद रिकवर नहीं कर पाती। वहां पे ग्राफ्टिंग की, यानी कि दूसरे पोर्शन से ला करके स्किन को आपको उसके वहां पे ला करके उसको एक्सचेंज करना पड़ता है, यानी कि ग्राफ्ट करना पड़ता है। और फोर्थ डिग्री है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, डिग्री 1 नहीं, फोर्थ डिग्री जहां तक सवाल है, दे आर अ वेरी डेंजरस कैजुअलिटी। 85% चांसेस हैं, 85% चांसेस हैं, अगर आप हॉस्पिटल ले जाएं और बच जाए तो शायद there is a good chance, otherwise but it will be a damage for life definitely. 4th degree is a very serious damage and कोशिश ही हमें ये करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो 3rd डिग्री और 4th डिग्री को हम हॉस्पिटल पहुंचाएंगे उतना ही बेटर है। फर्स्ट एड जहां तक सवाल है, मैंने आपको बताया कि पानी का जो सा इस्तेमाल है वही बेस्ट है, नॉर्मल पानी, नॉर्मल टेम्परेचर का। कोई ज्यादा आप उसको पट्टियां वगैरह या आप कोई कपड़े उसको ना बांधे, क्योंकि वो कपड़ा जो सा खुद की अपनी वो जो उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो ऑक्सीजन के कारण से, हवा के कारण से गीला होकर ठंडा होगा ही होगा सॉरी, ठंडा होगा तो सूखेगा, सूखेगा तो हार्ड होगा, तो जब अल्टीमेटली जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचा के उसको निकालने के दूर करने की कोशिश करेंगे, तो फर्दर जो है हमारी स्किन को या कैपिलरीज को या अपने टिश्यूज को वो बर्न करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट एड एक्शन है जो फायर का, जो बर्न का है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिमूव द विक्टिम फ्रॉम सोर्स ऑफ बर्न। मैं ये आपको ये चीज बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आनी है, इस चीज को समझना है कि आग जहां तक सवाल है, आग की जो फ्लेम है, लपटे हैं, वहां तक तो हीट बहुत ज्यादा है ही है, लेकिन लपटों के बाहर भी हीट हो रही होती है। हमारी बॉडी की इतनी क्षमता नहीं है कि हम लोग उस हीट को जो है सहन कर सके, वो और डैमेज करती है। उसके कारण से हमारे और ज्यादा जो कैजुअलिटी के फर्दर डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम, जब भी आग लगी है, घर के अंदर आग लगी है या किसी दुकान के अंदर आग लगी है या किसी प्रेमिसेस में आग लगी है, तो सबसे पहला काम है कि कैजुअलिटी को वहां से रिमूव करना। ज्यादा आप उसको उठा करके या किसी चीज में डाल करके के बजाय मैं ये कहूंगा कि कैजुअलिटी को आराम से इवन घसा करके भी अगर रिमूव करना हो तो बेटर है, क्योंकि मसल्स अभी ट्रॉमा में है, टिश्यूज अभी ट्रॉमा में है, हो सकता है आप जो उठाते समय आप उसको और ज्यादा डैमेज करें। इसलिए बेटर है कि किसी ढंग से उसको उस आग के जो सोर्स से दूर करना और इंश्योर करना आसपास कोई भी बर्निंग जो सेंसिटिव फ्यूल, जो आग का दोस्त या आग का जो भोजन है वो आसपास ना हो।
जो अगर कपड़े आग लगी हुई है तो स्मूथनिंग करके या ज्यादा उस पर प्रेशर देने के बजाय कोशिश ये करो कि उन कपड़ों को रिमूव कर सके। अगर आप रिमूव कर सकते हैं तो बेटर है। अगर कुछ चिपके रह जाते हैं बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर, आप उनको रिमूव करने की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल जल रहे हैं या वो अब गर्म है कपड़े या धुआं निकल रहा है। अब कोशिश करें कि वो कपड़े जो उनसे जल्दी जल्दी रिमूव कर सके और बिना कैजुअलिटी को परेशान किए। पानी जैसे मैंने बताया नॉर्मल पानी आप डालें, जितना मर्जी डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। इवन जो लेटे हुई कैजुअलिटी है नीचे, उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, आप उसको इंश्योर करें कि मुंह में नाक में पानी ना जाए तो नुकसान नहीं है उसको। कोई बेशक पूरा देखें कि पूरा काला काला पानी निकल रहा है, काला कपड़े के चितले निकल रहे हैं, डजेंट मैटर, पानी जरूर डालते रहे उसको टेम्परेचर बॉडी से, उसको आगे डैमेज नहीं होगा। मैंने बताया कि कोई भी कपड़ा जो है स्किन पे लगा हुआ उसको ना रिमूव करें, बिकॉज वो लेट द डॉक्टर डू दैट जॉब। एंड आइस को कभी भी ना लगाए। ठंडा पानी जो फ्रिज से निकाल के ठंडा लेके आओ, ठंडा पानी डालो, बिकॉज कैजुअलिटी को अच्छा लगेगा, ये पक्का है, बिकॉज उसका टेम्परेचर जल्दी डाउन हो रहा है, लेकिन आप डैमेज कर रहे हैं। आप उस कैजुअलिटी को जहां पे बर्न हो रखा है उस इलाके को आप जो ठंडा पानी डाल करके एक नेचुरल जो प्रोसेस है उसको आप शॉर्टकट कर रहे हैं, ना करें ऐसा। कॉटन कभी इस्तेमाल ना करें, बिकॉज उसके जो छोटे छोटे जो आपने देखा होगा उसके जो उसके ग्रेनुअल टाइप के हैं उनसे वो चिपकते हैं, जो उसके लेशेस हैं वो चिपकते हैं। वो हमेशा बाद में उन जो हॉस्पिटल जाके भी उनको निकालने में कैजुअलिटी को काफी परेशानी आती है। तो इट्स ऑलवेज बेटर नॉट टू पुट कॉटन एट ऑल। जो भी कपड़ा है आप लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें अगर बर्न जो कैजुअलिटी है स्पेशली उसको आप बिना कपड़े के रखें तो भी कोई नुकसान नहीं है, वो उसको फायदा ही मिलेगा ट्रीटमेंट के टाइम में। ब्लिस्टर्स हो जाते हैं अक्सर, लोग उसको फोड़ने की कोशिश करते हैं, खुद भी कैजुअलिटी फोड़ने की कोशिश करती है। उनको समझाएंगे जो ब्लिस्टर्स हैं ये नेचुरल एक स्किन का हीलिंग सिस्टम है, हमारे शरीर का एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम है, और वो ऑटोमेटिकली अपने आप जब नीचे स्किन उसकी हील अप हो जाएगी अपने आप बर्स्ट हो जाएगा, और वो उसको ना छेड़े, उसको अगेन प्रोसेस को शॉर्टकट करने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट चलो। फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशंस का है, कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कोई ऊपर से कैजुअलिटी गिर गई है, एक्सीडेंट हो गया है, या कोई खेलते समय कोई चोट लग गई है, ये चीज आपने देखना है कि सबसे पहले तो एक बड़ा क्रूशिएटिंग पेन आता है, बहुत बड़ा पेन आता है। वो आपने समझना है कि जो फ्रैक्चर का पेन होगा वो ऑलमोस्ट अनबेरेबल पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। जो छोटी मोटी चोट है जो लगी हुई है किसी टाइप का या एक्सीडेंट हुआ है, वो हो सकता है फ्रैक्चर ना हो, लेकिन पेन एक इंडिकेशन देगा कि वो वाकई फ्रैक्चर है। उनको जैसे ही आप उसको बाजू को या उसकी गर्दन को हिलाने की कोशिश करेंगे तो वो अनबेरेबल सा हो जाएगा। सो एक वो इंडिकेट करेगा कि हाँ ये वाकई फ्रैक्चर। और डिसलोकेशन का होगा कोई की एबनॉर्मल शेप हो जाएगी, यानी कि जो अगर बोन टूटी है तो थोड़ा सा आपको ऐसे तीखा सा नजर आएगा। अगर बोन में कोई अंदर कोई गहरा चोट लगा हुआ मसल्स के, जैसे बॉल लगी है या कोई हॉकी लगी है, तो आप देखेंगे वहां पे गोल सा बाहर प्रोट्रूडिंग सा एक वो कवर निकल जाता है, तो वो शेप बताएगी कि ये कितना बड़ा चोट है या फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर के ऊपर भी काफी सारा अगेन नेचुरल हीलिंग की जो प्रोसेस है वो बॉडी पार्ट ऑटोमेटिकली वहां की स्किन जो फूल जाती है ताकि उस पोर्शन को प्रेशर ना पड़े, उस पोर्शन पे ज्यादा दबाव ना आए। इस कारण से वो नेचुरल पार्ट है कि वो जॉइंट जो सा अपने आप को उस एरिया को स्वेलिंग कर लेता है ताकि उसको एक्टिविटीज में ना ला पाए, उसको रेस्ट मिल सके। वो दैट इज व्हाट द नेचुरल बॉडी हमारी एक प्रोसेस है। स्किन आप देखेंगे बॉक्सर्स की फाइट के बाद अक्सर लाल हुए होते हैं, आपने देखा होगा कई जगह लाल नाक हो रखी है, वो अंडरस्टूड है, वहां पे बीटिंग बैशिंग हुई है उस एरिया में, वहां पे डिसकलर्ड स्किन हो जाएगी, रेड हो जाएगी या थोड़ा सा ब्लू हो जाएगी, वो एक नेचुरल फिनोमेना है। स्वेलिंग मिलेगी आपको, जरूर मिलेगी जहां पे फ्रैक्चर होगा या डिसलोकेशन होगा, वो ऑटोमेटिकली उस एरिया को स्वेलिंग तो अपना दिमाग इशारा करता है और मसल्स वहां पे उसके चारों तरफ जो है स्वेलिंग खड़ी हो जाती है ताकि उस पोर्शन को एक तरह से इमोबाइल बना सके। नमनेस मिलेगी अगेन ताकि बॉडी जो है बेयर कर सके उसको, उस पेन को, और उस एरिया को जो है ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि थोड़ा नमनेस से आगे जब चोट लगी हुई तो वहां पे ज्यादा फीलिंग आप महसूस करेंगे, उसमें फीलिंग नहीं आ रही है, ये नेचुरल फिनोमेना है। और ऑफ कोर्स जो नेचुरल जो हिलते हैं, जो
बाजू उंगली जैसे हम टूटने के बाद या डिसलोकेशन होने के बाद वो उसकी मूवमेंट के अंदर रेस्ट्रिक्शन आएंगी और वो जो नॉर्मल जो जिस ढंग से आप मूवमेंट करते थे वो नहीं कर पाएंगे। दीज आर द साइंस, सम ऑफ द टेलटेल साइंस ऑफ द फ्रैक्चर्स ऑफ डिसलोकेशन। आगे बढ़े। फर्स्ट एड एक्शन क्या करना है आपने, जो किसी टाइप का लिम्ब है उसको मैंने बताया कि आप वो ना करें, उस पर ट्रीटमेंट देने की कोशिश ना करें, उसको कभी भी कैजुअलिटी के जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने की कोशिश ना करें। आप अपना जो अपने दिमाग से या अपनी सेंस से उसको सपोर्ट करने की जरूर कोशिश करें। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका हाथ लटका हुआ है तो आपके पास हो सकता है स्प्लिंट ना हो। स्प्लिंट है बेसिकली लकड़ी के या किसी गत्ते के, हार्ड गत्ते के या किसी प्लास्टिक के सीधे जो कोई पोर्शन हो इस टाइप के, वो उनको आप बांध सकते हैं उंगली के साथ और वहां पे छोटा मोटा कोई बैंडेज या कोई कपड़ा बांध के ताकि उसको सपोर्ट दे सके। अगर बाजू टूटी हुई है उसको भी आप जो है सपोर्ट दे सकते हैं किसी अखबार से या मैगजीन वगैरह से ताकि वो नीचे ना गिरे या और ज्यादा डैमेज ना हो या जो टिश्यूज है उनको ज्यादा डैमेज ना पहुंचे। और जो अगर बाजू टूटी है, टांग टूटी है या गर्दन टूटी, उसको इमोबलाइज ना हो, कोशिश ये करें कि उसमें किसी टाइप का मूवमेंट ना हो, उस ढंग से आप उसको बांध सकते हैं उसी जगह। उसको सीधा करने की कोशिश ना करें या उसकी शेप को बदलने की कोशिश ना करें बिकॉज वो खतरनाक हो सकता है। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप स्लिंग या किसी कपड़े से या किसी चादर से, दुपट्टा से आप बाजू या पाँव को जो है थोड़ा बहुत सपोर्ट दे सकते हैं या किसी चेयर पे बिठा करके आप सपोर्ट दे सकते हैं। या जैसे गर्दन है फॉर दैट मैटर कि आपको अपने सिर के ऊपर से बांध के किसी पीछे डंडे के से या कोई हार्ड किसी प्लेटफॉर्म से बांध करके आप उसको कैजुअलिटी को सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखिएगा, कई बार देखने में आता है कि कैजुअलिटी को सपोर्ट या कैजुअलिटी की सिंपैथी के कारण से आप कैजुअलिटी को और ज्यादा डैमेज कर देते हैं। वो जो हड्डियां या जो अंदर जो मसल्स हैं, जो अंदर टिश्यूज हैं, उनको और ज्यादा आप उनको तोड़ मरोड़ के या आपकी लोकेशन को चेंज करके आप फर्दर आगे डैमेज कर देते हैं। यहां तक कि कई बार चेस्ट में जो फ्रैक्चर हुआ होता है वो चेस्ट की जो रिब्स है वो खुद ही अपने हार्ट को पंक्चर कर देती है या लंग्स को पंक्चर कर देती है। सो यू हैव टू रिमेंबर, अगर कैजुअलिटी लेटी हुई है उसको उठाने की कोशिश ना करें। जब आएंगे एक्सपर्ट, जिनसे मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो लेट देम हैंडल दैट। फर्स्ट एड का काम है उसकी कैजुअलिटी की मदद करना। कैजुअलिटी को जो ट्रीटमेंट है वो नहीं देना। कैजुअलिटी को कभी भी कोशिश ना करें अनलेस अनटिल ट्राइड एंड टेस्टेड, अनलेस अनटिल आप एक्सपर्ट हैं या अनलेस अनटिल आपने सब्जेक्ट में कोई कोर्स या कोई आपने कोई स्किल हासिल किया हुआ है, देन इट्स ए सेपरेट इशू। आप देन तो फॉलो आप दूसरी कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन फर्स्ट एड का काम तो ये है कैजुअलिटी की मदद करना। नेक्स्ट, एक्सटर्नल ब्लीडिंग जहां तक सवाल है साहब, अगर हमको एक सिंपल साइंस समझनी है, हमारा हार्ट जो है चेस्ट के पीछे है और हार्ट जो पंप कर रहा है उसने ऊपर भी भेज रहा है ब्लड और नीचे भी भेज रहा है, चारों तरफ भेज रहा है। हमारा जहां पे भी चोट लगी हुई है हमारी कोशिश ये होनी चाहिए हार्ट के ऊपर चले जाए। जैसे सपोज हाथ में चोट लगी है तो हाथ को आप ऊपर करके जहां पे भी चोट लगी है वहां पे बांध दें या हाथ से पकड़ ले तेज टाइट पकड़ कर, ताकि वहां पे ब्लीडिंग ना हो या जो खून का नुकसान ना हो, और उसको बांधने की कोशिश करें वहीं पे। और कोशिश करेंगे हाथ जो सा है आपके ऊपर हो, या टांग पर चोट लगी तो टांग को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखा हो ताकि हार्ट के लेवल से ऊपर हो। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू वुंड एंड विद अ क्लीन क्लॉथ। उंगली के बजाय खुद, क्योंकि आप जो डायरेक्ट ब्लड है उसकी बजाय मैं कहूंगा साफ कपड़ा अगर है उससे आप प्रेशर लगाएं, ताकि उंगली का जो शार्पनेस है, एज जो सी है, उसके कारण से डैमेज होगा। और जो कपड़ा थोड़ा मोटा कपड़ा होगा तो वो उसके ऊपर इकट्ठा एक जगह प्रेशर नहीं होगा, थोड़ा लंबे एरिया में प्रेशर पड़ेगा, उसके कारण से भी ब्लड रोका जा सकता है। अप्लाई प्रेशर ऑन द आर्टेरियल प्रेशर पॉइंट, जो हमारे मैंने बताया कि हमारी जो आर्टरी जा रही है उनको पकड़ने की कोशिश करो। अगर आप हाथ में चोट लगी है, यहाँ बांधने की बजाय या उंगली बांधने की बजाय या पीछे बांधो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्रेशर कम हो जाएगा उस एरिया के अंदर। क्योंकि दिमाग ने तो ऑर्डर दे दिया है कि भाई उस एरिया को फटाफट से ब्लड भेजो, बिकॉज उस एरिया में ब्लड की लॉस हो रखा है, ब्लड की कमी है, इस कारण से वहां पर ब्लड ज्यादा जा रहा है। सो लेकिन सेम टाइम फर्स्ट एडर का काम है कि उसको ब्लड को लॉस ना होने दे, उसको बांधने की कोशिश करें, उसको रोकने की कोशिश करें। और जब रुक गया है, ब्लड रुक गया, तभी बैंडेज बांधने की कोशिश करें। अथवा पट्टी अगर बांधेंगे तो पट्टी से कभी भी खून रुकेगा नहीं,
पट्टी तो सिर्फ जहां तक सवाल है रुकने के बाद उसकी रिकवरी में मदद करती है, या किसी टाइप का जो वातावरण में जो कीटाणु है या वातावरण में किसी टाइप का इन्फेक्शन है उसको रोकने के काम करती है। कि अपना जो जो कैजुअलिटी है उसकी लाइक आई सेड बातें करते रहे उसके साथ। कई बार क्या होता है कि कैजुअलिटी घबरा जाती है, घबराहट के कारण से और ज्यादा डैमेज करता है, उसको संभालने की कोशिश करें, उसको बातों में एंगेज करने की कोशिश करें और उसको तसल्ली दिलाने की कोशिश करें कि भाई मेडिकल जो हेल्प है या आपको जो प्रोफेशनल हेल्प है वो जल्दी आने वाली है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो सावधानी जो सी है वो ये करें, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव ना करें। मैं आपका ध्यान लेकर जाऊंगा कि कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर कई बार सरिये पेट में घुस जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि गलती से कोई शार्प एज जो सा शीशा है वो अंदर घुस गया, तो उसको बाहर निकालने की कोशिश ना करें, बिकॉज जब आप बाहर निकालेंगे तो और ज्यादा डैमेज करेंगे, क्योंकि आसपास उसके जो ब्लड है जो जो कि बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल टेम्परेचर के कारण से जो ठंडा हो गया है, या वहां पे जो जो टिश्यूज हैं वो चिपक गई है उसके, वो जब बाहर खींचेंगे तो और बड़ा डैमेज करेंगे। तो कोशिश ये करें कि जो अगर कोई एम्बेडेड आइटम है, कोई चाकू है या कोई लोहे सरिया है या कोई भी शार्प एज चीज है, उसको आप बाहर ना निकालने की कोशिश करें। उसको कैजुअलिटी को वैसे ही बिठा के, या उसको हो सकता है आपको साइड में लेटा करके, या उसको सीधे रख करके आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी और उसको ऑब्जेक्ट को निकालने की कोशिश ना करें। जो आर्टरियल प्रेशर है, जो आर्टरीज है हमारी, जो मेन आर्टरीज हैं, उन आर्टरीज के ऊपर प्रेशर 15 मिनट से 10 मिनट तक कहूंगा, 10 मिनट से ज्यादा एक जगह प्रेशर ना दें, रोके धीरे धीरे। अगर सपोज करो आपने यहाँ पहले दबाया था, फिर थोड़ा पीछे कर ले, फिर थोड़ा सा आगे, फिर वापस लेके आ जाए, तो हो सकता है उसके कारण से आपका ब्लड लॉस कम होगा, लेकिन आर्टरीज को डैमेज नहीं होगा। बिकॉज अगर एक जगह बगैर ब्लड के आप उस आर्टरीज को दबाने की कोशिश करते तो हो सकता है वो आर्टरीज के अंदर वो कमियां शुरू हो जाए और वो दोबारा से परफॉर्म ना कर सके, दब जाए वहां परमानेंटली। डू नॉट अलाउ कैजुअलिटी टू swallow blood, vomit on oral secretions। देखिए, जब आदमी एक्सीडेंट होता है, किसी टाइप का सिर पे चोट लगी है, या ब्रेथलेसनेस हो गई है, या किसी मेडिकल रीजन के कारण से अचानक अटैक हो गया है, उसके अंदर कोई ऑर्गन फेलियर हो गया, तो सबसे पहला जो बॉडी का, जो हमारे ब्रेन का जो सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली एक इमरजेंसी अलार्म बजता है और हमारी बॉडी जो सी है इनकैपेसिटेट हो जाती है और वो सेंसेस गुम जाती है। जब फॉर एग्जाम्पल जो बोलते हैं, जब आदमी ऊपर से गिरता है, जब गिर रहा होता है तब तो सेंसेस में होता है, लेकिन जब वो गिरने की जो प्रोसेस के बीच में पहुंचता है तब तक उसके होश जो है वो गायब हो जाते हैं, इज अनेबल टू ही लूजेस हिज सेंसेस, उसके सेंसेस जो उनसे है वो डेड हो जाती है। जब सेंसेस डेड हो गई हैं तो उसको अपने आप की सिक्योरिटी, अपने आप की सेफ्टी के लिए वो कोई काम नहीं कर सकता। सेंसेस में डेफिनेटली काम करेगा, लेकिन अगर अनकॉन्शियस हो गया है और किसी टाइप का वो उसकी सेंसेस गुम गई है, तो देयर इज अ चांस कि हमारा खुद ही का जो गला है वो ऑक्सीजन को काट दे। क्या आपके ब्लड के कारण से मुंह में चोट लगी है, दांतों में, जवाड़े में चोट लगी है, या कोई आपके कोई अंदर कोई टिश्यू जो सा वो कट गया है, उसके कारण से वो ब्लड लॉस हो रहा है, वो ब्लड ही आकर के आपको चोक कर दे। सो इसका सिंपल तरीका ये है, कैजुअलिटी को कोशिश करें साइड में लेटा कर, ताकि ब्लड है, उसका थूक है, स्लाइवा है, वो बाहर साइड से निकले। अगर आपने सीधे कैजुअलिटी को रखा हुआ है तो देयर इज अ गुड चांस वो उसको वो कर दे, चोक ही कर दे। दूसरा जहां तक सवाल है, खुद को कई बार क्या होता है, चक्कर आते हैं आपको, जो चोट लगी होती है, गुम चोट या सीरियस चोट लगी होती है, आपको चक्कर आते रहते हैं, आप उठने की कोशिश करते हैं, फिर आपको चक्कर आया। सो देयर इज अ गुड चांस वॉमिटिंग आती है, बिकॉज अंदर जो आपके जितना भी फूड या पार्टिकल जो भी अनडाइजेस्टेड है वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। आपको ये मैकेनिज्म हमारी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है। सो अल्टीमेटली क्या होता है, वो वॉमिट आकर के आपको चोक कर देती है, या किसी टाइप का प्रेशर से आपका जो है, जो आपकी जो गला है उसमें आपके जो फूड पाइप है वो चोक हो जाती है और अल्टीमेटली आप ऑक्सीजन नहीं मिलती है आपको। अल्टीमेटली कई बार आपके क्या ब्रीदिंग जो नॉस्ट्रल्स है वहां पे आके चोक कर देती है। सो अल्टीमेटली एम ये है कैजुअलिटी की मदद करना। बेस्ट है अगर आप कैजुअलिटी को ठीक ठाक, अगर लगता है आपको, अगर आप उल्टा लेटा देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप साइड में लेटा देंगे तब भी उसकी मदद हो सकती है। एम इंश्योर करना है आपने बार बार देख के कि इसके मुंह में कहीं पे भी चोक ना हो, नाक वगैरह कहीं दबे हुए ना हो, या किसी टाइप का कोई चीज प्रेस ना कर रही हो, ताकि बॉडी को पूरी ऑक्सीजन मिल सके।
डू नॉट अनस्लीप, मूव कैजुअलिटी। अक्सर क्या होता है, उठाओ 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 उठाओ, अक्सर होता है अरे अरे पानी पिलाओ पानी पिलाओ, अरे अरे इसको चलो गाड़ी में उठाओ हम लेके जाए। कोशिश ये करो, अगर सीरियस कैजुअलिटी है, अगर सीरियस एक्सीडेंट है, तो उसी जगह अगर आपको वो मिल जाए तो बेटर है। इट इज ऑलवेज बेटर कि ट्रीट द कैजुअलिटी, गिव द कैजुअलिटी फर्स्ट एड, प्रोफेशनल फर्स्ट एड एट द साइट इटसेल्फ, ऑन द लोकेशन, उसी एक्सीडेंट पॉइंट के ऊपर। क्योंकि आप रिमूव करेंगे अनलेस एंड अनटिल मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, तो हो सकता है उसमें डैमेज हो जाए, या हो सकता है उसको कैजुअलिटी को और ज्यादा नुकसान हो जाए। कभी भी पानी नहीं देना, अक्सर सबसे बड़ा रिएक्शन होता है पानी पिला दो पानी पिला दो। पानी जहां तक सवाल है, वो आपका जो बॉडी के अंदर जाकर के चोकिंग का काम करता है, और हैवीनेस जो ला करके आपको वो कोई बेनिफिट नहीं देता है। पानी कंट्रोल कर, जैसे मैंने बताया था, चम्मच के द्वारा या मे बी कोई ड्रॉपलेट के द्वारा या गीला कपड़ा के निचोड़ करके आप पिला सकते हैं कैजुअलिटी को, लेकिन ग्लास पानी का पिला देना वो कैजुअलिटी के हक में नहीं है, और हो सकता है उसको ज्यादा डैमेज करे। आगे चलो।